IT Foundation feel immensely gratified to dearly welcome all our aspirants and dignified professionals to our today's workshop on practical approach of bank branch audit. Well, Bajaj IT Foundation is an NGO incorporated to provide valuable support to students who are pursuing chartered accountancy course. Earlier, we conducted interview and interactive session with All India ranked CS. Now, we are heading towards our second program, Bank Branch Audit. So, what is Bank Branch Audit? How to perform it? Which are the core fields we as an auditor should be aware of? In order to have precise discussion on the same, today we have with us well-known bank audit expert CA Parikshit Badade sir. Well, I take this privilege to introduce him. He is a chartered accountant by profession. He has completed BCom, DISA, DIRN, securing All India Rank 1. He has specification in bank audit as he has performed various nationalized, cooperative, concurrent bank audit and revenue audit. Also having wide working experience of more than 19 years in a chartered accountancy practice. Currently, he is Executive Managing Director at Pariman Advisors Private Limited and also holding directorship at Jalgaon Project Private Limited, a real estate company. He is also Executive Trustee of Bajaj Charity Foundation. Here, I welcome CA Parikshit Badade sir to take over the charge of session and begin with today's seminar. Thank you, Aishwarya. I welcome all of you to the Bajaj Charity Foundation. शुरुआत करते हैं हिंदी मराठी इंग्लिश मिक्स चलेगी लैंग्वेज. तो बैंक ऑडिट कितने लोगों को पता है बैंक ऑडिट के बारे में? बैंक ऑडिट किसने कुछ किया आज तक पहले? 2-3. देन कितने लोग बैंक ऑडिट को जाने वाले हैं? वेरी गुड. सो आज का जो सेमिनार है अपना अपन ने इसका रखा हुआ है बैंक ऑडिट. सो दिस इज अ बेसिक सेमिनार कि बैंक ऑडिट क्या होता है, बैंक ऑडिट का कवरेज क्या होता है, बैंक ऑडिट की बेसिक कंसेप्ट क्या होती है. एक ओवरऑल कंटेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको यहाँ पे कि बैंक ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए. सो कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड. सो आज के सेमिनार का जो ऑब्जेक्टिव है अपना बैंक ब्रांच ऑडिट क्या होता है, क्या क्या कंटेंट होते हैं. सेकंड वन इज LFR. LFR क्या होता है? LFR का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट. तो वो क्या होता है, वो किस तरह से चेक करना है, उसमें क्या क्या कंटेंट है, उसके लिए ऑडिट चेकलिस्ट किस तरह से बनानी है. नेक्स्ट वन इज एडवांसेस वेरिफिकेशन. जैसे आप देखेंगे बैंक में दो फंक्शन होते हैं मेजर. एक होता है डिपॉजिट फंक्शन. डिपॉजिट मतलब मेंबर से डिपॉजिट ली जाती है और लोगों को लोन दिए जाते हैं. तो बैंक का एक मेजर एलिमेंट होता है एडवांसेस. तो एडवांसेस किस तरह से चेक करने हैं, एडवांसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं, अपन ऑडिट में जाते हैं एडवांसेस में क्या क्या वेरिफिकेशन करेंगे, वो सब कुछ चीजें इसमें कवर होंगी. फोर्थ वन इज आईडॉक नॉर्म. जैसे सब लोग नए हैं तो आईडॉक नॉर्म मतलब इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन. आईडॉक नॉर्म क्या होते हैं, किस तरह से चेक करेंगे, उसके बारे में कवर जाएंगे. देन एमओसी, अंडरस्टैंडिंग एमओसी. एमओसी का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ चेंज. देन फिजिकल वेरिफिकेशन एंड जिलानी एंड घोष कमेटी रिकमेंडेशन. ओवरऑल बैंक ऑडिट में ये सब चीजें अगर काउंट करते हैं अपन तो ये सब पूरा मिला के होता है बैंक ऑडिट. ठीक है, काफी बच्चे नए हैं तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव ये है पूरे सेमिनार का. जैसे बीसीएफ बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे आप आज आए हो यहाँ से कुछ ना कुछ टेक अवेज लेके जाए. चाहे काफी बच्चे नए होंगे बट कुछ ना कुछ आपको 10 से 15 चीजें तो भी लेके आनी है कि दैट बिफोर सेमिनार वी आर नॉट नोइंग दिस थिंग्स, आफ्टर सेमिनार वी आर नोइंग दिस थिंग्स. सो नेक्स्ट वन, कमिंग टू द बैंक ब्रांच ऑडिट इंक्लूड्स. नेक्स्ट वन LFR मेन ऑडिट रिपोर्ट. सबसे पहले तो बैंकिंग समझ लेते हैं अपन. बैंकिंग जो होती है एक हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है और उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर नेशनलाइज्ड बैंक्स. ठीक है, प्राइवेट बैंक भी सेम सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, नेशनलाइज्ड बैंक का भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है. हेड ऑफिस होता है और हेड ऑफिस के थ्रू अलग अलग ब्रांचेस होती है. जैसे अगर आप देखेंगे अभी कि जलगांव में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा देखेंगे तो एक रिंग रोड पे ब्रांच है,
एक सिटी में ब्रांच है, दीज आर ऑल ब्रांचेस। इसका हेड ऑफिस है बड़ौदा। सो बैंक्स आर फंक्शनिंग थ्रू हेड ऑफिस प्लस ब्रांचेस। और ये जो सेमिनार है अपना, ये चल रहा है बैंक ब्रांच ऑडिट। मींस अगर आपको रिंग रोड के अगर ब्रांच का बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑडिट अलाउड है, आपको या फिर आपके पार्टनर को जो आप जहाँ पे काम कर रहे हो उनको अगर ऑडिट अलाउड होता है, तो आप ऑडिट किसे करेंगे? सो bear in the mind that this seminar is for bank branch audit. We are not doing at a central level, we are doing at a branch level. So बैंक ब्रांच ऑडिट में जैसे मैंने बताया आपको कि एक मेन ऑडिट रिपोर्ट रहेगा और एक रहेगा LFR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, बराबर है? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन ऑडिट रिपोर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट? मोस्ट ऑफ द ऑडिट में ये कंफ्यूजन होता है कि LFR रिपोर्ट दे दिया मतलब फाइनल ऑडिट, बट मेन ऑडिट रिपोर्ट अलग है, LFR अलग है। सो कंपनी सीट लोगों को पता है, कंपनी एक्ट में कंपनीज प्लस कंपनीज का अगर टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर अगर हुआ तो उसका टैक्स ऑडिट होता है। तो कंपनी के दो ऑडिट होते हैं, एक होता है कंपनी ऑडिट और एक होता है टैक्स ऑडिट। सो कंपनी ऑडिट इज डिफरेंट एंड टैक्स ऑडिट इज डिफरेंट। सिमिलरली यहाँ पे जो है LFR और मेन ऑडिट रिपोर्ट, ये दो अलग अलग रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं, ठीक है? सो मेन रिपोर्ट मींस इट इज बाइंडिंग फॉर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी लिमिट जो है आपकी गवर्नमेंट का जो है कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है, और LFR जो होता है वो होता है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो है ये दिया जाता है मैनेजमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ सजेशन। सो ओवरऑल बैंकिंग नॉर्म्स में अगर बात करूं मैं, तो बैंकिंग का जो मेन है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब कुछ गवर्न करता है बैंकिंग के लिए। तो मेन रिपोर्ट इज द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी एंड LFR इज फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। इवन दो मैनेजमेंट के लिए है, बट LFR की जो पॉइंट्स है वो कंसोलिडेट होकर RBI को भी जाते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है दो बातें कि मेन ऑडिट रिपोर्ट और LFR ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो अगर LFR में कोई पॉइंट आप मेंशन करते हो, LFR में कोई पॉइंट मेंशन करते हो, अगर वो एडवर्स नेचर का है काफी और उसका क्वांटिफिकेशन रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से बनाना चाहिए, तो वो मेंशन होगा आपका मेन रिपोर्ट में। तो यहाँ पे आपको बेसिकली दो चीजें ध्यान रखनी कि मेन ऑडिट रिपोर्ट इज अ डिफरेंट पार्ट एंड LFR इज अ डिफरेंट पार्ट। एनी एडवर्स ऑब्जर्वेशन इन LFR, if it required to be mentioned for regulatory norms, then we have to mention in main audit report. फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि MOC, LFR में MOC के लिए काफी कुछ पॉइंट्स है। MOC मतलब मेमोरेंडम ऑफ चेंज, वो क्या होता है मैं आपको सबको बताऊंगा। तो अगर उसके बारे में अगर कोई एडवर्स ऑब्जेक्शन दिया आपने कि दैट हायरार्की नॉर्म इज नॉट प्रॉपर्ली फॉलोड, इनकम रिकॉग्निशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, असेट क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, अगर आपने LFR में ऐसा पॉइंट्स मेंशन किए हैं, सो नाउ ड्यू टू दिस योर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंक इज गोइंग टू चेंज। So we have to mention this in a main audit report. So any adverse qualification in LFR which are impacting the financial position of the bank has to be mentioned in a main audit report. That's the point over here. Next one. LFR. तो LFR मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट में LFR डिवाइड हुआ है। तो असेट साइड, लायबिलिटी साइड, एडवांसेस, डिपॉजिट, इस तरह से बाइफर्केशन है। तो LFR में क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस रीड करके आपको उसके आंसर देने हैं। सो यहाँ पे LFR में अगर आपको मैं बताऊं, तो अगर आपको कोई भी चीज का अगर आंसर देना है तो एक सिंपल मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन 2 बार पढ़िए। इवन दो इन योर एजुकेशन सिस्टम कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, तो वो क्वेश्चंस 2 बार पढ़िए। व्हाट दे वांट टू आस्क एग्जैक्टली, what they want to ask, then form a checklist for that कि ये पॉइंट में ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका चेकलिस्ट बनाइए, और वो चेकलिस्ट बना के वो चीजें चेक करिए और उसके ऑब्जर्वेशन वहां पे पुट रखिए। सो LFR तो आपको हर क्वेश्चंस पढ़ के उसका प्रिसाइज आंसर देना है। द कॉमन मिस्टेक व्हाट वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट ब्रांचेस दैट द आंसर्स आर गिवन यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। आप भी जाएंगे तो आप पिछले साल का LFR देखेंगे, तो पिछले साल का LFR अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो वहाँ पे अगर यस, नो, नॉट एप्लीकेबल अगर चीजें मिलती है तो प्लीज डू नॉट कॉपी पेस्ट लाइक दिस। LFR कोई भी चीज कॉपी पेस्ट ना करें,
कोई भी चीज़ अगर मिलती है आपको तो क्वेश्चन समझिए, उसके लिए चेकलिस्ट बनाइए। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि डिफरेंट जो टीम्स है अपनी, जैसे कोई भी ऑडिट पे जाते हैं आप, तो ऑडिट में एक टीम बनती है, एक बनता है पार्टनर, एक सीनियर स्टाफ, एक जूनियर स्टाफ। तो यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है कि किसने क्या काम करना। जैसे एलएफआर की जो पर्टिकुलर वेरिफिकेशन के पॉइंट होते हैं वो जूनियर स्टाफ पे जाते हैं, बट जब एलएफआर का जो रिपोर्ट ड्राफ्टिंग है वो सीनियर स्टाफ या पार्टनर करता है। जब एलएफआर का ड्राफ्टिंग चलता है तब सीनियर पार्टनर जूनियर स्टाफ को पूछता है कि ये चीजें लिखी करनी है। तो ऑल टुगेदर पूरा ऑडिट होने के बाद ये मालूम पड़ता है अपने को कि जिस फॉर्मेट में क्यूरी चाहिए थी उस फॉर्मेट में क्यूरी अपने पास नहीं निकली। तो यहाँ पे आपको बेसिक ये देखना है कि एलएफआर का जो क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से चेकलिस्ट बनाओ, किस फॉर्म में आपको क्यूरी चाहिए, उसी फॉर्म में जूनियर स्टाफ को बोलो कि आप जाइए और वेरिफिकेशन करिए। नेक्स्ट वन, क्वालिफिकेशन बाय कैटेगरी। So main audit report and LFR to different part. Then do not make any cross references. This is the main thing I want to explain. कि कुछ senior staff, senior persons भी आप, तो LFR में कोई भी क्रॉस मतलब रेफरेंस नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल फनी चीज के लिए बताऊंगा मैं कि कंपनी एक्ट और टैक्स ऑडिट, मैंने एग्जांपल लिया था। कंपनी एक्ट की रिपोर्ट में लीजिए रेफर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, और टैक्स ऑडिट में लिखिए रेफर कंपनी एक्ट रिपोर्ट। तो दिस इज नॉट अ वैलिड। सो एलएफआर में और मेन ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी क्रॉस रेफरेंस ना करें। एलएफआर में लिख लीजिए आपको, और उसमें से अगर कोई चीज मटेरियल है तो मेन ऑडिट रिपोर्ट में स्पेशली मेंशन कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, एलएफआर की बात करूं मैं तो यहाँ पे मैं क्लॉज बाय एनालिसिस करने वाला हूं। देखिए आप बहुत सारे लोग नए हैं तो काफी चीजें बाउंस होती है, बट आपको यही ग्रास्प करना है कि कितनी चीजें मैं नहीं सीख रहा हूं यार। सो एलएफआर इंक्लूड इन 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज असेट, बैलेंस शीट अगर पता है सबको, टैली अकाउंट्स 11 तो होंगे सब, बैलेंस शीट असेट साइड। सेकंड वन डिपॉजिट एंड अदर लायबिलिटी, दिस इज ऑन लायबिलिटी साइड। थर्ड वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फोर्थ वन जनरल, और फिफ्थ वन इज अनेक्चुअल, जो 10 करोड़ के ऊपर के लोन है इनके लिए अनेक्चुअल बना है। तो एलएफआर जो क्वेश्चन आया है उसके टोटल इतने पार्ट है। कुछ क्वेश्चन असेट बेस है, कुछ क्वेश्चन लायबिलिटी बेस है, कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेस है, कुछ क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी हाउसकीपिंग, डिफरेंट एरियाज ऑफ द बैंकिंग, उसमें रिलेटेड है। नेक्स्ट वन, सो असेट साइड, नाउ वी आर डिटेलिंग ईच साइड। असेट साइड, बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल बैलेंस शीट, वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक्स बैलेंस शीट। सो बैंक बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएंगे तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है। फर्स्ट एरिया इज कैश, सेकंड वन इज बैंक बैलेंस, थर्ड वन मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, फोर्थ वन इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ वन एडवांसेस, सिक्स्थ वन अदर सेट। इसमें से जो इन्वेस्टमेंट और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस है, जो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, जनरली जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, बैंक हेड ऑफिस अलग है, ब्रांच अलग है। व्हाट वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ ब्रांच। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मनी एट कॉल नोटिस, ये जो दोनों फंक्शन है जनरली ब्रांच लेवल पे नहीं होते। जनरली ये फंक्शन क्या होते हैं, हेड ऑफिस के। ये दोनों का अगर आपको ऑडिट करना है तो वी हैव टू डू विद थोरोली डिफरेंट आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई गाइडलाइन, एचओ गाइडलाइन। So we are not covering these 2 points at branch level because we are specifically covering branch audit. Next one. Now one more. Asset में थे, LFR में थे अपन, asset में गए, asset में cash में गए, और अभी cash के points आ रहे हैं। तो cash के points में LFR की बात करूँ मैं तो LFR में 5 questions लिखे। LFR is a completely questionnaire format. So LFR में 5 point लिखे। पहला है cash custody। जैसे बैंकिंग में जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि we should have thorough knowledge before we read the question। जैसे कैश कस्टडी, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कैश कस्टडी में है क्या। तो सबसे पहले आपको बैंक मैनेजर को पूछना है कि who are the custodian of the cash। जनरली बैंकिंग नॉर्म्स में 2 person are having the charge of the cash, but ask specific question to the bank manager, who are in the custody of the cash। कैश कस्टडी किसके पास होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जनरली कैश जो होती है वो हेड कैशियर और अकाउंटेंट के पास होती है। मतलब बैंक में तिजोरी होती है, सेफ लॉकर होता है, उसकी चाबियां 2 होती है। मतलब कोई भी एक पर्सन बैंक की लॉकर नहीं खोल सकता, दोनों चाबियां साथ में लगेंगी, दोनों ओपन होंगी तो ही कैश विड्रॉ सकती है। तो ये पॉइंट है कि वेदर द कैश कस्टडी इज प्रॉपर्ली मेंटेन और नॉट। मतलब क्वेश्चन आर में ये पूछा हुआ है कैश कस्टडी मेंटेन है या नहीं है। यहाँ पे 2 अप्रोच आपके लिए। तो कैश कस्टडी अगर आपको चेक करनी है तो कैश कस्टडी में आपको देखना है कि जो अथॉराइज्ड पर्सन है कौन कौन है। जनरली रूरल ब्रांचेस की बात करूं मैं यहाँ पे,
तो 3 छोटी होती बैंक ब्रांच में, जैसे छोटे ब्रांचेस में बात करो रूरल एग्रीकल्चर एरिया में, वहाँ पे कस्टडी मतलब टोटल स्टाफ साइज जो है कम होती है, 3 से 4 लोग हैं। एक होता है प्यून, एक कैशियर, एक क्लर्क और एक मैनेजर। और मैनेजर मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करता है, आज गया तो गया, कोई छोटी ब्रांच होती है या फिर वो सिटी एरिया में रहता है, लेट जाता है, तो वो क्या करता है, दोनों चाबियां दे देता है कैशियर के पास। सो कुछ कुछ पॉइंट आपको पूछने के बाद भी ऑब्जर्वेशन बेसिस पर मेंशन करना है। जैसे आप जिस दिन गए उस दिन कैश मैनेजर आया था नहीं आया था, कैश किसने ओपन करी, सो दिस पॉइंट हैज टू बी रिव्यूड विद ऑब्जर्वेशन पॉइंट आल्सो। सो पहले तो मैनेजर को पूछिए, देन चार्ज हैंडओवर प्रोसीजर देयर। बैंक में सब चीजें फॉर्मल होती है, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होती है, तो हैंडओवर जैसे फॉर एक दिन कैशियर अगर एब्सेंट है तो बैंक की चाबियां कौन खोलेगा, बैंक का लॉकर कौन खोलेगा, तो सपोज कैशियर ने चार्ज हैंडओवर कर दिया क्लर्क, बराबर। तो ये जो चार्ज हैंडओवर होते हैं ये प्रॉपर्ली मेंशन है नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अवर कि भाई ये अपना कोई पर्सनल नहीं चल रहा है, बैंकिंग नॉर्म है, तो कोई भी चीज अगर हैंडओवर की है तो एवरी स्टाफ इज रिस्पांसिबल दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जो चार्ज हैंडओवर होगा उसके लिए बना रहता है की रजिस्टर्स, whether that charge handover is mentioned in key register or not। कि जैसे भी अगर मेरे ऑफिस की चाबी है, अगर कोई आया स्टाफ ये चाबी ले रहा है, वो छुट्टी पे जा रहा है, चाबी में दूसरे को दे दी, जनरली ये पर्सनल में ठीक है, पर बैंकिंग में ऐसा चलेगा नहीं। अगर इस तरह से चल रहा है तो वी हैव टू मेंशन। नाउ एज अ ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई, किस तरह से चेक करेंगे, आई नीड इंटरैक्टिव, हाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दिस पॉइंट। जैसे मैंने बताया कि ऐसे ही अनऑफिशियल चार्ज हैंडओवर हो रहा है, हाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दिस। सर रजिस्टर चेक करेंगे, रजिस्टर में नहीं तेरे से, अभी रजिस्टर में क्या चेक करेंगे, मेरा क्वेश्चन है। सिग्नेचर होंगे ना कि किसने चार्ज किसको ट्रांसफर किया। हाँ, सपोज उसमें 2-4 चार्ज लिखे हुए थे, हैंडओवर लिखा है, डेट लिखा हुआ है, फिर आगे क्या चेक करेंगे, क्योंकि देखो ऑडिट अगर कर रहे हो आप तो दिस इज अ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक आपको सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आता है तब तक अगले क्वेश्चन पूछिए। जैसे रजिस्टर में 4-5 एंट्री लिखी थी सालों में चार्ज हैंडओवर की, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई। सर पहले बैंक मैनेजर से कंफर्म करेंगे कि किसके हाथ में चार्ज था। हाँ वो तो हो गया सर, वो हो गया अपना फिर चीज, उसके बाद रजिस्टर चेक करेंगे कि वो भी चेक कर लिया अपन ने। नाउ वी आर गोइंग टू कंफर्म दैट एवरी चार्ज हैंडओवर इज मेंशन इन दैट रजिस्टर। कैसे, या फिर आपको ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू चेक करना है। देखो बैंकिंग में इंटरनल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 2-4 बार अगर लिख दिया तो काम हो गया, इस तरह से नहीं। तो चार्ज हैंडओवर किस तरह से मेंशन होगा, सर कैशियर की प्रेजेंट देखेंगे। यस, द परफेक्ट आंसर इज दैट, कि आपको देखना है कि कौन कौन सा स्टाफ जिसके पास कस्टडियन है वो लीव कब ले रहा है। लीव रजिस्टर भी होता है बैंक का, बैंक में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, एक तो सिस्टम में होंगे या फिर मैनुअल रजिस्टर में। कैशियर अगर लीव पे जा रहा है तो उसका लीव रजिस्टर देखिए, और जिस दिन लीव पे गया है उस दिन क्या होना चाहिए था उसका, तो चार्ज एंड रजिस्टर क्रॉस चेक करें। तो दिस इज द की पॉइंट फॉर ऑडिट पॉइंट। नेक्स्ट वन, कैश और एटीएम, आपको फिजिकल कैश वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। जनरली लॉजिक ये होता है कि कैश वेरिफिकेशन का लॉजिक है सरप्राइज कैश वेरिफिकेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई तो अचानक आया और मेरे जेब में कितने, मेरे बुक्स में कैश मैच हो गए। कैश वेरिफिकेशन मतलब जो फिजिकल कैश हाथ में है वो मैच किससे होनी चाहिए, बुक से होनी चाहिए। दिस इज मतलब थोड़ा बेसिक पे भी जा रहा हूं मैं, तो कैश बुक से मैच होनी चाहिए। और मुझे अगर पता है आज कि ऑडिटर आने वाला है तो मेरी कैश क्या रहेगी आज, आई नो दिस, क्योंकि देखो बैंक ऑडिट में बैंक ब्रांच ऑडिट इज वेरी स्पेसिफिक वन। जैसे 31 मार्च के बाद बैंक ब्रांच पे चलूंगा और 10 अप्रैल तक बैंक ऑडिट चलेगा, तो कैशियर इज वेरी अलर्ट। अगर कैश में अगर कुछ मिसमैच भी है तो उसे पता है कितने रुपए का मिसमैच है, 10,000 का मिसमैच है सपोज कैश में, तो 10,000 रुपए जेब से वो आप पे बैंक में रखने हैं। तो कैशियर इज आल्सो नाउ कैश रिच, जस्ट अ मिनट। तो वो कैश रिच होता है काफी, तो उसको मालूम है अगर कैश में 10,000 का फ्रॉड है या कैश में 10,000 शॉर्ट है तो कैश जेब में से रखेंगे। एग्री। नाउ सरप्राइज कैश वेरिफिकेशन लिमिट यहाँ पे मिसिंग हो जाता है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू चेक द डिफरेंट सिस्टम्स। एक होता है पूरी कैश चेक करो, दैट इज फिजिकल कैश वेरिफिकेशन। सेकंड मेथड ऑफ अप्रोच वी जनरली सजेस्ट दैट पैकेट मेथड। तो पैकेट मेथड में क्या होता है कि कैश जो है कैशियर के पास जाइए, कैश काउंटर पे से कुछ कैश बैंक मैनेजर को लेके जाना है साथ में। बैंक मैनेजर, आप और कैशियर विदाउट काउंटिंग द नोट्स कुछ कैश जमा कर लीजिए पैकेट में, फिर तिजोरी में जाइए, कुछ ऐसे बंडल उठा के उसमें डाल दीजिए, फिर उसे सील कर दीजिए, उसको स्टैम्प करके बैंक मैनेजर की साइन और मैनेजर, कैशियर और अपनी तीनों की साइन कर दीजिए। शाम को जब वो कैश चेक करेगा तो उसकी कैश वैल्यू होगी अभी
कितने रुपए का डिफरेंस आना चाहिए? हाँ, तो अभी यहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट होगा कि अगर उसका अगर सिस्टम होगा कि जो भी शॉर्टफॉल है 500-700 रुपए जेब से डाल देने का, अगर वो रिलेक्टेंट है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो शाम को कितने रुपए कैश डालेगा वो? मतलब उसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है? 500-700 रुपए शॉर्ट है, जेब से डाल दिया, कैश डाली कर दी, विषय क्लोज हो गया। इस केस में कितनी कैश डालेगा? तो उसको नहीं मालूम है कितनी पैकेट में है। तो यहाँ पे उसका एक ऑब्जर्वेशन है कि उसको कुछ तो भी गड़बड़ लगने लगेगा। ये भी उस दिन की कैश वो 3 से 4 बार चेक करेगा, पूरे रिकॉर्ड चेक करेगा कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। और उसने अगर बोला कि 2,22,700 रुपए शॉर्टेज है, तो पैकेट में कितनी निकलनी चाहिए? एग्री? तो यहाँ से उसको एक अलर्टनेस आएगा कि भाई ये ऑडिटर बहुत स्मार्ट है, ठीक है। इसमें आउटपुट क्या, उस दिन का आउटपुट निकलेगा अपना, टोटल मिसिंग कैश नहीं निकलेंगे, बट कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसका अगर 10,000 का शॉर्ट था पहले, तो 10,000 रुपए देता था, 10,000 रखना है कि 19,000 रुपए रखने हैं, कितने रखने हैं उसको पता नहीं। नेक्स्ट वन, कैश रिटेंशन लिमिट। कैश रिटेंशन लिमिट के लिए आपको बताऊंगा मैं कि बैंक मैनेजर से रिटेंशन लिमिट मांगी। रिटेंशन लिमिट मतलब उस पर्टिकुलर बैंक कितनी कैश होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे दो लॉजिक है कैश रिटेंशन लिमिट डिसाइड करने के। फर्स्ट वन इज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे ये रूम है, ये सपोज बैंक है, तो ये कितनी सेफ्टी है, तो कितनी कैश रखनी चाहिए। अगर चोरी हो गई, सेफ्टी नॉर्म्स के साथ कैश रखना है। सेकंड वन इज डिपॉजिट, कि भाई लिक्विडिटी अटकनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पूरी वर्थ नेटवर्थ 10 लाख रुपए, सपोज आपकी पूरी नेटवर्थ पूरी ऐसे 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और 10 लाख के 10 लाख अगर कैश में रखते हो आप, कैश से इनकम जनरेट होती है क्या? तो क्या होता है, 10 लाख रुपए का आपका अपॉर्चुनिटी इनकम लॉस हो जाती है। वही 10 लाख रुपए अगर आपने एफडी कर दी है, किसी को बैच पे दिए, शेयर मार्केट में, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। सिमिलर लॉजिक इज बैंक अप्लाई। सिमिलर लॉजिक इज बैंक अप्लाई, क्योंकि बैंक मैनेजर को इतना नॉलेज नहीं है कि कितना कैश रिटेंशन रखना चाहिए। तो कैश रिटेंशन लिमिट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स। कि अगर उनकी बैंक सपोज पर्टिकुलर 5 करोड़ रुपए की है, तो जनरली 0.25% कैश रिटेंशन लिमिट होती है। ये मैं जनरल बता रहा हूँ, आपको आपके बैंक पे चेक करना है। तो सबसे पहले कैश रिटेंशन लिमिट के लिए आपको बैंक मैनेजर से पूछना है कि आपको हेड ऑफिस ने कितना कैश रिटेंशन दिया है। देन यू हैव टू जनरेट अ सीबीएस रिपोर्ट। बैंकिंग में सीबीएस रिपोर्ट है, तो सीबीएस रिपोर्ट जनरेट करना है। सीबीएस रिपोर्ट में कौन सा रिपोर्ट आएगा वो बता रहा हूं आपको मैं। रिटेंशन लिमिट और बैलेंस लिमिट, पर्टिकुलर डेट पे कितना बैलेंस है, इसका रिपोर्ट करेंगे। पर्टिकुलर डेट फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को अगर 22 लाख रुपए कैश है, तो 22 लाख रुपए, 2 अप्रैल को 20 लाख है तो 20 लाख रुपए, ऐसा पूरा रिपोर्ट निकलेगा। और नेक्स्ट वन, कैश रिटेंशन लिमिट आपको 10 लाख रुपए, तो आपको रिपोर्ट क्या करना है, 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए कैश एक्सेस रिटेंशन लिमिट। इस तरह से काउंटिंग करके यहाँ पे आपको थर्ड नंबर के पॉइंट में मेंशन करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द हायर वर्जन ऑफ द कैश रिटेंशन लिमिट, एलएफआर में जिस तरह से मैंने बताया आपको कि हर चीज रिपोर्ट होनी चाहिए, यस नो नॉट एप्लीकेबल इज नॉट अ सॉल्यूशन। एलएफआर में डिस्क्रिप्टिव आंसर आने चाहिए, कुछ ना कुछ क्वालिटेटिव रिपोर्ट आने चाहिए। जनरली व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द सिंपल आंसर इज द बैंक जनरली कैरीज कैश बैलेंस इन द एक्सेस ऑफ रिटेंशन लिमिट। जनरल कमेंट, तो ये कमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डे वाइज कितना एक्सेस है वो मेंशन करना है। अगर आपको लगता है कि पूरे दिन कैश एक्सेस है, तो 365 दिन का लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हो पर मंथ बेसिस पे कितना कैश है। मतलब अप्रैल महीने में कितने दिन एक्सेस है, अप्रैल महीने में 12 दिन है, मई महीने में 10 दिन है, इस तरह से रिपोर्ट आप कंप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन, एटीएम कैश बैलेंस एंड रिकंसिलिएशन। एटीएम सबको पता है, तो पहले जो था, मतलब एक एलएफआर का फॉर्मेट 2020 में रिवाइज हुआ है, उसके पहले जो था एटीएम ये क्वेश्चन कवर नहीं किया था। दो ऑडिटर एटीएम वेरीफाई करते थे, बट अभी स्पेसिफिकली पूछ लिया है कि एटीएम हैज टू बी वेरीफाइड। तो ब्रांचेस को जितने भी एटीएम लिंक है, उतने सब एटीएम आपके चेक होने चाहिए। जनरली ब्रांच को कभी एक एटीएम, कभी-कभी अगर 2-3 एटीएम, क्योंकि सराउंडिंग जितना बड़ा है उतने सब एटीएम लिंक होते हैं। तो आपको ब्रांच को पूछना है कि आपके लिए कितने एटीएम लिंक है। यहाँ पे ऑडिट में जो है आपको डिस्कशंस, क्योंकि ऑडिट जो है 4 से 5 दिन में कवर करना है, तो ऑडिट में मैनेजर के साथ में मैक्सिमम डिस्कशन करना है। नाउ कमिंग टू योर एंड, अगर आप जूनियर स्टाफ हो तो आप आपके सीनियर स्टाफ से डिस्कस करो कि भाई कितने एटीएम लिंक है, सर से पूछिए मैनेजर से, और वो राइटिंग में लीजिए। तो मेन पॉइंट फॉर द सीनियर स्टाफ कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव एटीएम कितने लेंगे। बहुत सी बार मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू टॉक विद यू, हाँ 2 होंगे 3 होंगे, बिकॉज ही वांट टू अवॉइड यू। उसको पता है ऑडिटर के दिन आने वाला है 4 से 5 दिन बाद,
और इतनी पावर नहीं होती ऑडिटर को कि वो कुछ बहुत भारी कर ले। 4 से 5 दिन अगर हो गया तो उसका टाइम खत्म, वो चला जाएगा। उसमें अगर आपको बोला 2 एटीएम है, आपने 2 एटीएम चेक कर लिए और उसके अगर 4 एटीएम निकले, तो 2 एटीएम वेरीफाई नहीं करे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे रहेगी? ऑडिटर। बैंक मैनेजर का पूछने का, बैंक मैनेजर को आपकी साइन चाहिए थी, आपने एक बार रिपोर्ट पे साइन कर दी तो बैंक मैनेजर इज फ्री। और बाद में क्या बोलेगा? आपके सामने पूछा नहीं। सो यू शुड बी वेरी, मतलब जब क्वेश्चन पूछते हो तो बहुत इंटरेक्टिव होना चाहिए, अपने अलग अलग एंगल से क्वेश्चन पूछना चाहिए, स्मार्टली क्वेश्चन पूछना चाहिए। बैंक मैनेजर को सब मालूम रहता है, ही जस्ट एक्ट लाइक दिस कि 4 एटीएम बोले तो कितनी जगह जाना पड़ेगा? 4 एटीएम जाना पड़ेगा। 2 एटीएम बोले आपने अगर एग्री कर लिए तो कितने एटीएम जाएंगे? तो उसका काम जितना कम करेगा उतना अच्छा है। द लास्ट वन इज इंश्योरेंस ऑफ कैश इन हैंड। इंश्योरेंस ऑफ कैश इन हैंड और ट्रांजिट। जनरली इंश्योरेंस जो है वो ब्रांच लेवल पर नहीं लिया जाता है, हेड ऑफिस पे लिया जाता है। तो यहाँ पे जनरली आंसर आते हैं इंश्योरेंस इज टेकन एट हेड ऑफिस लेवल, बट आई विल सजेस्ट दैट कि ब्रांच का जो कवरेज है, ब्रांच मैनेजर को बोलिए आप रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस से कांटेक्ट करिए और उनने अपने ब्रांच का कितना कवर निकाला है उतना राइटिंग में मेल करिए और उस मेल की कॉपी आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे काफी बार डेविएशन मिलता है, क्योंकि ब्रांच पे क्या चल रहा है वो हेड ऑफिस को पता नहीं, ब्रांच कितना कैश कैरी कर रहा है हेड ऑफिस को पता नहीं। ब्रांच हेड ऑफिस क्या एज्यूम करेगा? जितना कैश एटेंशन लिमिट डिसाइड करके दिया है उसके अंदर इंश्योरेंस मतलब उतना बैलेंस ब्रांच कैरी करते होंगे, तो उसके ऊपर का जो इंश्योरेंस है वो कवर नहीं होता है। सो दिस इज अ हाई रिस्क एरिया कि अगर आप एक्सेस कैश इन हैंड हैंडल कर रहे हो या फिर एक्सेस कैश इन ट्रांजिट हैंडल कर रहे हो तो वो इंश्योर्ड नहीं होंगे। तो आपको स्पेसिफिकली उनको बोलना है कि हमें एचओ का अपना ब्रांच का कितना कवरेज है, बिकॉज अवर एक्सटेंट ऑफ लिमिट इज अवर ओनली अवर ब्रांच। हेड ऑफिस कितना इंश्योरेंस निकाले उसका अपने कोई लेन देन नहीं, अपने को कवर कितना चेक करना है अपने ब्रांच। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सेकंड एरिया इज बैंक बैलेंस। जनरली अभी जो नई ब्रांचेस नए बैंक अकाउंट नहीं खोलते, मतलब आप जिस ब्रांच में जाएंगे बैंक अकाउंट नहीं खुलते नहीं, बट ये पॉइंट आपको आना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोई भी ऑडिट कर रहे हो जिसमें बैंक अकाउंट है तो उसको एप्लीकेबल है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू वेरीफाई द बैंक बैलेंसेस? एनी सजेशन फ्रॉम योर एंड? थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, गुड। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर कि बैलेंस कंफर्मेशन लेना चाहिए और बैलेंस कंफर्मेशन में भी 31 मार्च का लेना चाहिए। 31 मार्च का लेना चाहिए, 30 मार्च का भी बैलेंस कंफर्मेशन नहीं चलेगा, बिकॉज द बैंक मैनेजर भी स्मार्ट तो काफी कुछ एडजस्टमेंट कर सकता है एक दिन में भी। मैं काफी कुछ केस स्टडीज में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू कीप वेरी बेसिक, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल दिया तो अपन बैंक बैलेंस करेंगे। और नेक्स्ट वन बैंक बैलेंस कंफर्मेशन आ गया। नेक्स्ट वन यस, हाउ यू आर गोइंग टू वेरीफाई। और बैंक मत सोचो, किसी का भी बैंक बैलेंस कैसे चेक करना है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी हो, ट्रस्ट हो, कोई भी, ये बैंक बैलेंस सबके लिए सेम है। यस, नेक्स्ट वन किस तरह से चेक करेंगे बैंक बैलेंस? स्टेटमेंट या पासबुक? स्टेटमेंट या पासबुक। नेक्स्ट वन हो गया, बैंक बैलेंस कंफर्मेशन ले लिया आपने, स्टेटमेंट आ गया अपने पास। नेक्स्ट वन, सो नाउ द थर्ड स्टेप इज वेरीफाई क्रॉस रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंस एज पर बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक। इसके बाद बन जाता है अपना बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो 11 में सिखाया जाता है। तो एक मजेदार का स्टडी बताऊंगा आपको जूनियर स्टाफ में कि क्या होता है, इतना सब सिखाया जाता है जूनियर स्टाफ को कि भाई बैंक बैलेंस है क्या नहीं, देखो कंफर्मेशन है क्या नहीं, स्टेटमेंट है क्या नहीं, बैलेंस मैच है क्या नहीं, और रिकंसिलिएशन बनाया क्या नहीं। रिकंसिलिएशन बना दिया है तो अपना काम खत्म। बट एज अ ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू अभी काम शुरू होता है, ये तो काम किसका था? बैंक मैनेजर का। नाउ एज अ ऑडिटर you have to review each and every entry of the reconciliation, each and every entry of the reconciliation, because most of the fraud happen in that area only. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक बैंक का मैं एग्जांपल कम ले रहा हूँ मैं, बट एक एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। एक बैंक में मैं कैश करने चेक करने आता था और पिछले काफी सालों से कंट्रोल हो रहा था ब्रांच का, और हर मंथ एंड को उसकी कैश चेक होती थी, और मंथ एंड पे उसकी कैश चेक होती थी और वो कैश में टैली होती थी, मतलब कैश बैलेंस क्या था एज पर बुक और फिजिकल कैश बैलेंस टैली। और जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया उस बैंक में 40 लाख रुपए कैश था, अमाउंट इज 40 लाख, तो फिर टैली कैसे होती थी? तो आपको रूटीन प्रैक्टिस हो तो बैंक मैनेजर की करें, जैसे भी आज ऑडिटर आया सुबह
शाम को कैश चेक करेंगे 40 लाख जेब में शॉर्ट है उसको पता है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10,000 20,000 आई एम टॉकिंग अबाउट 40 लाख जेब से 40 लाख रुपए निकाल के रख दिए इतना कोई कैश नहीं आता मान ले पर 40 लाख रुपए शॉर्ट है हाँ द एंट्री इज सिंपल इन द इवनिंग ही ट्राइड टू मेक द एंट्री कैश डिपॉजिट इन द बैंक तो जितना अगर आपका बैलेंस अगर बुक्स में 1 करोड़ रुपए है और फिजिकल 60 लाख रुपए तो शाम को एंट्री क्या करेगा 40 लाख रुपए बैंक में जमा कैश तो बुक बैलेंस कितना हो गया 60 लाख और एक्चुअल तो जमा की नहीं आपने तो बैलेंस कितना 60 लाख दोनों है बराबर सेकंड है कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक 40 लाख रुपए वापस आपका बैलेंस हो गया आया तो बैलेंस आया नहीं मतलब वापस सेकंड डे क्या हो गया बुक्स में 1 करोड़ रुपए और हाथ में कितने 60 लाख दिस प्रैक्टिस इज टेकिंग फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स नाउ हाउ यू आर गोइंग टू वेरीफाई दिस पॉइंट्स आप कैसे चेक करेंगे सो जिस दिन भी आप कैश चेक कर रहे हो ना उस दिन के कैश ट्रांजैक्शन देखो जैसे बैंक का मतलब पकड़ जाएगा सपोज मैंने एक खाते बड़े पार्टी के अकाउंट में कर दिया तो और शाम को फिर अगर पार्टी ने अगर पूछा अरे सर गलती से एंट्री में कल रिवर्स कर दूंगा आपकी बुक्स में शायद आपकी बुक्स में भी होता हूँ मैं 10-20 हज़ार की एंट्री आपकी बुक्स में आते अपन लेके जाते हैं नहीं सर गलती से हो गया ना सेकंड डे रिवर्स करिए मिस्टेक एक दिन के लिए होती है अगर रूटीनली प्रैक्टिस होंगी तो दिस इज अ फ्रॉड तो यहाँ पे सिर्फ कॉशियस वर्ड में इतना बताना चाहूँगा कोई भी अगर रिकंसिलिएशन आप चेक कर रहे हो तो रिकंसिलिएशन का हर एक आइटम पढ़िए उसका नैरेशन पढ़िए और समझने की कोशिश करें क्यों रिकंसिलिएशन क्योंकि रिकंसिलिएशन में कौन सी एंट्री जाएंगी जो कभी ना कभी क्लियर होने वाली है अगर रिकंसिलिएशन में काफी पुरानी एंट्रीज पड़ी है तो इसके 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन एक मैनेजर रिलेटेड नहीं है मतलब मैनेजर को कोई लेन देन नहीं उससे सेकंड वन फ्रॉड होगा और थर्ड वन कि उसमें कुछ ना कुछ प्रोविजन आइटम मिल सकता है कि उसकी वजह से कुछ ना कुछ बैंक को लॉस हो सकता है तो ये आपको रिकंसिलिएशन का हर आइटम चेक करना है और उसका इम्पैक्ट चेक करना है तो नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी रिकंसिलिएशन चेक करेंगे आप तो हर एक आइटम चेक करेंगे प्लस जिस दिन कैश वेरीफाई करें उस दिन का कैश बुक चेक करें कोई ऐसा अनएबनॉर्मल आइटम तो दिख नहीं रहा नेक्स्ट वन सो थर्ड में जो बताया इन्वेस्टमेंट और ये दोनों पॉइंट जो है ये ब्रांच लेवल पे नहीं है पर अगर आपको अगर आई है ऐसी कोई ब्रांच जिसमें दोनों आइटम है तो आपको डिटेल में आरबीआई गाइडलाइन पढ़नी पड़ेगी नेक्स्ट अदर असेट्स तो अदर असेट्स जो एरिया है अदर असेट मतलब असेट साइड में मिसलेनियस आइटम मेजर आइटम होते हैं बैंक के पास कैश बैंक फिक्स असेट्स एडवांसेस इन्वेस्टमेंट और इसके अलावा जो आइटम बचा वो मिसलेनियस यहाँ पे मेजर फ्रॉड हो सकते हैं क्योंकि बीइंग एन ऑडिटर अपने को काफी कम टाइम होता है ऑडिट करने के लिए तो ये जो एरियाज है ये ग्रे एरियाज है कि जहाँ पे ऑडिटर देख नहीं पाता है और इंफॉर्मेशन मांगने के बाद भी बैंक मैनेजर देता नहीं तो यहाँ पे किस तरह से अप्रोच होना चाहिए मैं आपको ये लास्ट वाला अप्रोच बता रहा हूँ ये एप्लीकेबल है हर सन्ड्री आइटम के लिए सन्ड्री आइटम मतलब कि जिसका कोई माँ बाप नहीं वो आइटम आप हो सकते जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या को मैंने 20,000 रुपये दिए कोई नहीं लोन नहीं कुछ नहीं ऐसे दिए उसको टेम्पररी एडवांस वो मेरे को वापस कुछ ना कुछ काम होने के बाद खर्चा देने के बाद पैसे वापस करने वाले तो आइटम पुटअप क्या करूँगा अदर से सेंट्री में डाल दिया मैंने कि जब वो वाउचर देंगी जो भी उसका नरेशन होगा सैलरी होगी जो भी एडवांस जो होगा उसका नरेशन अपन देके क्लियर कर देंगे वाउचर अभी ये कब तक क्लियर होना चाहिए जनरली आइटम सेंट्री आइटम है तो ये आइटम कब क्लियर होना चाहिए जब वो ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए वो ट्रांजेक्शन जनरली शॉर्ट टर्म होना चाहिए अगर ये आइटम बहुत दिनों से चल रहा है जैसे मैंने इसको 20,000 रुपये दिए और 3 साल से चल रहा है तो व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन क्या ऐश्वर्या को 20,000 दिए क्यों सपोज क्वेश्चन देन व्हाई शी इज नॉट रिटर्निंग अगर उसने रिटर्न कर दिए होंगे खर्चे का वाउचर दे दिया होगा तो वाउचर आइटम पुटअप क्यों नहीं हुआ जैसे उसको मैंने दिए 20,000 और उसकी सैलरी सब दिया फिर उसने खर्चा कर दिया 20,000 के सेमिनार में तो मैंने एंट्री क्या करना चाहिए था उससे पैसे जमा हो गए और 20,000 के खर्चे के नाम पे डालना चाहिए अगर वो नहीं डाले तो इससे बैंक का लॉस हो रहा है तो आपको हर सन्ड्री आइटम आपको पूछना है कि क्या तो इसमें एक ऑडिट अप्रोच बता रहा हूँ कि ऑडिट अप्रोच किस तरह से होना है एक 31 मार्च पिछले साल का जैसे 23 का ऑडिट कर रहे हो तो 22 में क्या बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो लीजिए उसकी लीस्ट लीजिए फॉर एग्जांपल सन्ड्री आइटम 2,22,000 है उसमें ऐश्वर्या को 20,000 है पर्टिकुलर डेट वाइज 27 मार्च 2020 को ऐश्वर्या को 20,000 रुपये दिए ठीक है नेक्स्ट वन हर्षित सर को सपोज 5 अप्रैल को दिए मैंने तो ऐसी लिस्ट लीजिए कब की 31 मार्च 22 की ये पिछला ऑडिट है वो उसमें अगर अपनी टैली हो गया कट बैलेंस तो किसके पास कितने लेन देन थे अपने को मालूम पड़ेगा
Now ask the same list as on 31st March please. Ask the list on 31st March. ये सब जो अप्रोच है ये सन्ड्री लायबिलिटीज एज वेल एज सन्ड्री असेट्स दोनों के लिए कॉमन रहने वाला है, ठीक है? तो 31 मार्च के लिए ये दोनों लिस्ट का टैली है। इसका मतलब क्या है कि इस साल में जो भी ट्रांजैक्शन है वो न्यूलीफाई हो गया, बट जो पिछले बैलेंस बाकी थे वो अभी कंटिन्यू है। नाउ टेक योर कॉल व्हाई इट इज पेंडिंग। अगर क्लियर हो गए तो क्लियर प्रॉपर्ली हुए नहीं हुए चेक करो, क्या एडजस्ट कर दिए किसी तरह। जैसे इससे 20,000 रुपए आए थे वो खर्च न डालते हुए मैंने कहीं दूसरे को एडजस्ट कर दिया, तो ऐसा कोई मिस मैनेजमेंट दिख रहा है। तीसरा, जो नए आइटम आए उसके नरेशन को देखिए। नए आइटम किसके पीरियड के आने वाले हैं? अपने पीरियड के आने वाले। तो 31 मार्च 22, 31 मार्च 23 और बीच में के ट्रांजैक्शन जो प्लस माइनस हो रहे हैं इस सब को ऐड कर दो। अगर क्लोजिंग बेस पे भी किया तो वी आर सैटिस्फाइड। कमिंग टू द लायबिलिटी साइड, सेम लायबिलिटी साइड पे भी होंगे सन्ड्री लायबिलिटीज, बराबर है। सपोज हर्षित सर की ऑडिट फीस पेएबल है पिछले 3 साल से 25,000 रुपए, 22 तक दिख रही थी, 31 मार्च 22 को दिख रही है हर्षित सर को ऑडिट फीस देना 25,000 रुपए, और अभी आप 23 को ऑडिट करने गए वो आइटम गायब हो गया। कैसे चेक करेंगे सर? पेमेंट तो हुआ, एंट्री तो डाली है, बट वो ना कैश में पे करेगा पहला क्वेश्चन। सेकंड में पे किया है हर्षित सर को ही मिलेंगे, तो चेक करिए उसका नरेशन। नहीं तो कैसा होता है इसमें फ्रॉड होता है। जो आइटम लॉन्ग आइटम बैठा है हर्षित सर को भूल गए मेरे से ऑडिट फी लेना है, हर्षित सर ने बैड डेट में डाल दिया, उसे खत्म हो गया और मैंने दे दिया हर्षित सर की जगह संकेत को। संकेत भी खुश, हर्षित सर का नाम भी कटा गया बुक में से, और मेरी बैलेंस शीट क्या हो गई? संकेत से लेना 25,000 रुपए। तो सी दिस कि इस तरह से आइटम क्लियर हो रहे हैं, ठीक है? तो बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज ये बहुत ग्रे एरिया है जहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, और इवन बैंक मैनेजर को भी नहीं मालूम पड़ता। बहुत सारी एंट्री ऑफिसर क्लर्क लेवल पे डाल देते हैं, तो हर आइटम बारह से स्क्रूटनाइज करें। नेक्स्ट वन सर। देन पार्ट 2 डिपॉजिट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट वन, नाउ डिपॉजिट्स मतलब पता है सबको कि जो बैंक होती है वो डिपॉजिट लेती है, कस्टमर्स डिपॉजिट लेती है और लोन देती है। तो डिपॉजिट साइड ऑडिट करना है। तो डिपॉजिट साइड में अगर आपके पास है तो केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। केवाईसी वेरिफिकेशन में आपको करना है कि उसका प्रॉपर्ली फोटो है कि नहीं, देन आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका अकाउंट प्रॉपर्ली खुला है कि नहीं खुला है, ये सब चीजें चेक करनी है। कमिंग टू द एलएफआई पॉइंट्स, आपको चेक करना है इनऑपरेटिव अकाउंट। नाउ अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट। इनऑपरेटिव अकाउंट और डोरमेंट अकाउंट, जिस अकाउंट में पर्टिकुलर पीरियड में ट्रांजैक्शंस नहीं हुए, पर्टिकुलर पीरियड में ट्रांजैक्शंस नहीं हुए, द लिमिट इज 2 ईयर, कई 6 महीने के बाद भी होता है, पर 2 ईयर एक लिमिट है। तो 2 साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए तो वो अकाउंट को मार्क किया जाता है इनऑपरेटिव अकाउंट। तो यहाँ पे ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले पूछना है बैंक का सिस्टम क्या इनऑपरेटिव अकाउंट, क्योंकि ये सब सीरियस फ्रॉड है। अभी इनऑपरेटिव अकाउंट अलग करने का लॉजिक ये है कि इनऑपरेटिव अकाउंट में फ्रॉड हो सकता है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ओल्ड एज होते हैं कि इनके अकाउंट बैलेंस पड़े हैं, उनको खुद को पता नहीं कि अपने इस बैंक में बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है। तो अगर क्लर्क ये देखता है कि बहुत दिन से अगर उसमें ट्रांजैक्शंस नहीं है तो उसमें से पैसे निकालने की कोशिश वो कर सकता है। तो इनऑपरेटिव अकाउंट का पहले तो लिस्ट लीजिए, बैंक की इनऑपरेटिव अकाउंट की पॉलिसी, और इनऑपरेटिव अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शन करना है किसी को भी तो देयर इज अ वन अपर लेवल में, मतलब जहाँ पे भी अथॉरिटी है उसके एक लेवल ऊपर की सिग्नेचर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जनरली आप बैंक में पैसे निकालने जाते हो तो कैशियर और ऑफिसर ये दो में आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव है देन मैनेजर वन लेवल अपर हैज टू ऑथराइज दिस ट्रांजैक्शन, और उसे ये इंश्योर करना है, जैसे विकास सर अगर वहाँ पे आए और उसके अकाउंट गवर्नमेंट है उसके अकाउंट से कोई विड्रॉ करना है तो चेक करना है, उनकी केवाईसी वापस लेनी है, और ये इंश्योर करना है कि विकास सर ये अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं। एग्री एवरीवन? तो इंश्योर होने के बाद बैंक मैनेजर साइन करेगा। तो एज अ ऑडिटर क्या करेगा, जितने भी इनऑपरेटिव अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हुए हैं whether they are authorizedly done or not done, that we have to verify. Then next point is unusual movement. Unusual movement. तो unusual movement यहाँ पे कि डिपॉजिट में अगर लार्ज वेरिएशन है, क्योंकि बैंकों को टारगेट दिए जाते हैं, जैसे जितनी डिपॉजिट ज़्यादा, जितना एडवांस है ज़्यादा, वो बैंक अच्छी एज पर ब्रांच इज कंसर्न। तो यहाँ पे बैंक मैनेजर क्या करता है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है, विंडो ड्रेसिंग करना है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ बनावट करना। जैसे डिपॉजिट अगर 100 करोड़ है और लोन 80 करोड़ है, तो मैंने क्या किया, डिपॉजिट भी 20 करोड़ से बढ़ा दी और लोन भी 20 करोड़ से बढ़ा दी, तो 120 करोड़ हो गए डिपॉजिट और 100 करोड़ हो गए लोन।
दिस इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग। ये अगर किया है बैंक मैनेजर ने तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। जनरली एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको यहाँ पे कि कोई भी बड़े बॉरोवर है, बॉरोवर मतलब एडवांस से जिसने लिए लोन लिया बैंक से। सपोज मैंने अगर 1 करोड़ का लोन लिया बैंक से और मेरा बैंक में करंट अकाउंट है, अभी 1 करोड़ मैंने भी आज के डेट में 50 लाख विड्रॉ करे। नाउ सी द बैलेंस शीट, बैंक की बैलेंस शीट। बैंक के बैलेंस शीट में मेरे से कितने रुपए निकले हैं? 50 लाख। 1 करोड़ का लिमिट है मेरा, बट मैंने विड्रॉ कितना किया है? 50 लाख। और मेरा करंट अकाउंट में बैंक, करंट अकाउंट का बैलेंस है 0। आप पिक्चर देखिए, मेरे को 1 करोड़ बैंक ने सैंक्शन करके रखे, बट मैंने विड्रॉ कितने किए? 50 लाख। तो बैलेंस शीट अगर देखेंगे आप तो लोन में कितना दिखेगा? 50 लाख और डिपॉजिट में 0। पर बैंक मैनेजर ने क्या किया, वो जो 50 लाख अनड्रॉन बैलेंस था वो भी उठा लिया और मेरे करंट अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। अब मेरे लोन से लोन कितने दिखेंगे मेरे पे? 1 करोड़ रुपए और डिपॉजिट कितने यहाँ? 50 लाख। बराबर समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग। अगर ये ट्रांजैक्शन मैंने अप्राइज किया हुआ है तो देन इट्स ओके। तो जनरली आप जब भी लोन चेक करेंगे, आप अगर पार्टी के 2 अकाउंट, एक करंट अकाउंट और सीसी अकाउंट है, तो ये ट्रांजैक्शन क्वार्टर एंड पे दिखेंगे। व्हाई क्वार्टर एंड ओनली? क्वार्टर एंड पे से ट्रांजैक्शन दिखेगी। क्यों? क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट क्वार्टरली पब्लिश होती है। बैंक्स आर ऑल लिस्टेड कंपनीज। सो क्वार्टर एंड पे बैलेंस शीट दिखाने के लिए, मतलब ब्रांच का परफॉर्मेंस का चेक होता है क्वार्टर एंड पर। तो ऐसे अगर देखिए तो पहले बैंक का अगर सिंपल बैलेंस शीट लेते तो बैंक का डिपॉजिट कितना था? 0 और लोन 50 लाख। अभी कितना देंगे? लोन 1 करोड़, डिपॉजिट 50 लाख। आप क्या बोलेंगे? देखो 50 लाख से ग्रोथ हो गई, 50 लाख डिपॉजिट बढ़ गई, 50 लाख लोन। तो यहाँ पे एक स्टेप आगे सीनियर स्टाफ के लिए बात कर रहा हूँ। अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज क्लासिफाइड एज विंडो ड्रेसिंग, वो यहाँ पे मेंशन करना है। सेकंड, ये ट्रांजैक्शन अगर मैंने अथॉराइज नहीं किया, मेरा अकाउंट है, बैंक ने सो मोटो इंटरेस्ट कर ली है, तो क्या? बहुत सी बार जब मैं आपको ऑडिटिंग एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत कि यहाँ पे फ्रॉड होते हैं। मतलब अगर ये ट्रांजैक्शन मैंने अथॉराइज नहीं किया है, मेरा चेक नहीं है उनके पास, ये बैंक मैनेजर ने सो मोटो कर लिया है, तो दिस मे बी क्लासिफाइड एज फ्रॉड। द बैंक इज डूइंग एट ओन। तो आपको अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन मिल जाए तो उसके वाउचर मिल जाए, डेफिनेटली वाउचर्स नहीं मिल सकता। So you may report accordingly. Next one, sir. सर Yes, sir. सर अगर बैंक से मोटो डिपॉजिट दिख रही है और जिसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन दिख रहा है उसके स्टेटमेंट नहीं दिखेगा, उसके स्टेटमेंट में दिखेगी ना एंट्री, स्टेटमेंट में दिखेंगे उसकी एंट्री, बट बट ऑब्जेक्शन देगा। अरे कैसा होता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल बताया मैंने 30 सितंबर को एंट्री दिख रही है, 2 तारीख को एंट्री रिवर्स कर दी, रिवर्स की तो भी एंट्री तो दिखेगी, एंट्री दिखेंगी। गलती से गलती से भी नहीं। कैसा होता है कि अभी डिपेंड है आपके रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल मेरा लोन है, मेरा काम बैंक मैनेजर से हमेशा पड़ना है, वो मेरे को फोन करता है, मेरे को टाइम नहीं, मैं एज अ बनिया बोल सकते हैं आप, बनिया बोल के मैं चेक दूंगा 50 लाख का नहीं दूंगा, बट अब मेरे रिलेशन मेंटेन करने के लिए ठीक है सर, उठा लिया आपने बैलेंस जमा कर दिया, ठीक है। 2 दिन का मेरे को क्या लगा? इंटरेस्ट लगा। मेरे तो 1 करोड़ का लिमिट है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। पर ऑडिटर बोल क्या, एज ऑडिटर जैसे 1 करोड़ की बात की, 5 करोड़ का लिमिट होगा, अब मेरे को इंटरेस्ट कितना लगेगा? मैक्सिमम 2 दिन का। तो मेरा नुकसान इतना मिनिमम है और मेरे को रिलेशन मेंटेन करने में छोड़ भी दूंगा। बट एज ऑडिटर यू हैव टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन, अदर लायबिलिटीज बताई मैंने आपको। सिमिलर अप्रोच 21-22 का लिस्ट लीजिए, 23 का लिस्ट लीजिए, ट्रांजैक्शन वेरीफाई करिए। नेक्स्ट वन, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब आता है सबको 11वीं 12वीं कंटीजेंट लायबिलिटी बढ़ गया है, व्हिच इज प्रोबेबल बट नॉट एक्चुअली एस्टिमेटेड और नॉट, इस जो भी खर्चा या फिर जो भी लायबिलिटी एस्टिमेट कर सकते हैं आप उसको आपको प्रोवाइड कर देना है। मतलब उसकी क्या कर देनी है? प्रोविजन कर देनी है। जो एस्टिमेट नहीं कर पाते, जो डिपेंड है फ्यूचर लायबिलिटी पे, उसे कहता है कंटीजेंट लायबिलिटी। एग्री सबको? कंटीजेंट लायबिलिटी। नाउ क्लासिक केस ऑफ एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको कि यहाँ पे तो अलग अलग एग्जांपल है, मैं एक क्लासिक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा आपको। रेंट, लैंडलॉर्ड है और बैंक है, बैंक भाड़े की जगह में रहते हैं, एग्री सबको? उसका रेट है 100 रुपये आज के डेट। तो आज बैंक जो बैंक की कितना भाड़ा दे रही है? 100 रुपीज। बट लैंडलॉर्ड जो है वो एग्री नहीं है, उसका डिस्प्यूट चल रहा है, अभी एग्रीमेंट खत्म हो चुका था, डिस्प्यूट चल रहा है। लैंडलॉर्ड 200 रुपये मांग रही है, लैंडलॉर्ड 200 रुपये मांग रही है, अपन कितना देते हैं? 100 रुपये। अपना करस्पॉन्डेंस चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, बट अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। तो हाउ टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन?
हाउ टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन? 100 रुपीज अपन रेंट दे रहे हैं, 200 रुपये वो मांग रहा है, बट लिटिगेशन चल रहा है, तो कुछ फाइनल नहीं है। दैट्स एज अ ऑडिटर ये 100 रुपये आपको बताना है कंटिन्यूअस लायबिलिटी। मे बी पॉसिबल, नहीं हुआ तो रिवर्स हो जाएगा, बट कंटिन्यूअस लायबिलिटी जो है इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट पे डायरेक्ट नहीं आता, इट्स अ प्रोबेबल। जिस दिन वो ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगा, कितने रुपए देना है, ते कंटिन्यूअस लायबिलिटी निकल जाएंगे। वन स्टेप अहेड, बैंक हैज एग्रीड, काफी रेट एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है, बैंक के लेटर पे से आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि बैंक 150 रुपये देने को तैयार है। बैंक का झगड़ा कितने रुपए का चल रहा है? नाउ हाउ टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन? यस, जो चीज के लिए बैंक आप एस्टिमेट कर सकते हो, जो चीज आप एग्री हो चुके हो, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 50 रुपए का क्या करना है आपको? रिवीजन करना है और 50 रुपए बताना है कंटिन्यूअस लायबिलिटी। एग्री एवरीवन? नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तक चल रही थी अपनी बैलेंस शीट की बातें, इसमें एडवांसेस सेक्शन मैंने बाद में लिया हुआ है, वो आपको डिटेल में बताऊंगा। नाउ पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट में आपको चेक करना है कि जो भी आइटम्स है उसका आपको पूरा ऑडिट करना है कि पी एंड एल में स्लाइड मेरी बाद में भी उसमें डिटेल कवर करूंगा। देन पी एंड एल का एनालिसिस किस तरह से करना है उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा आपको। मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब कभी अगर ऑडिट करना है आपको, किसी भी चीज का अगर ऑडिट करना है और उसको कोई डेप्थ में समझना है, तो आपको पिछले साल की फिगर्स क्या थी, इस साल की फिगर क्या है, कौन से एक्सपेंडिचर में लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर था, इस साल एक्सपेंडिचर है, उसका ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जांपल ऑडिट फीस पिछले साल 2 लाख रुपए और अभी ऑडिट फीस हो गई 4 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हो गया, ऑडिट फीस का सब्सटेंशियल अमाउंट बढ़ गया ना, बढ़ सकता है, देयर इज नो डाउट, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होना चाहिए कि व्हाई वी शुड नीड एन आंसर। रेंट पिछले साल 20 लाख रुपए था और अभी 12 लाख ही हो गया। रेंट पिछले साल कितना था, 20 लाख था, अभी 12 लाख है। तो नाउ हाउ आर गोइंग टू वेरीफाई दिस? पिछले बार 20 लाख रुपए रेंट दिख रहा है, 12 लाख रुपए रेंट है, तो ऐसा हर आइटम वाइज सबसे पहले तो कंपैरेटिव एनालिसिस बना लीजिए। देन आस्क अ क्वेश्चन वेदर दे आर इन ट्रेंड, और ट्रेंड में नहीं है तो यू हैव टू अप्लाई मोर सब्स्टिट्यूट टेस्टिंग। एग्जांपल लेंगे अपन, रेंट के लिए लेंगे एग्जांपल। रेंट पिछले साल 20 लाख रुपए था, इस साल 12 लाख रुपए, तो क्या डिफरेंस होगा? 12 लाख मतलब 18 लाख, 12 लाख आता तो ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। 20 लाख रुपए है, अभी 18 लाख रुपए। अभी आपके कमेंट्स क्या होंगे इस पे, कैसे चेक करेंगे आप, या फिर आपको क्या लगता है इसमें? रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट, यस, क्या चेक करें, थोड़ा डिटेल में जाइए, इंटरैक्टिव बनाइए, ऐसा रुक मत जाइए, फुल स्टॉप मत लगाइए। नेक्स्ट, तो क्या लगता है आपको? डिपॉजिट में से सेटल किया है वैसे। डिपॉजिट में सेटल किया है, अच्छा ओके, हो सकता है, यस, पर उसका इंपैक्ट बताऊंगा आपको। यस, नेक्स्ट वन, सबसे पहले रेंट में अगर आपको जाके चेक करना है तो 12 महीने के रेंट डिपॉजिट लेकर चेक करो। रेंट एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, मंथली, बराबर है। नाउ अगर 12 महीने के रेंट जमा हो चुके हैं, पिछले साल भी 12 महीने के थे, इस साल भी 12 महीने के थे, तो चेक करिए पिछले साल का पर मंथ रेंट कितना था और इस महीने का पर मंथ कितना था। अगर वो रिड्यूस हुआ है, जनरली रेंट ऐसी एक्टिविटी है जो कभी रिड्यूस होती है। फिर अगला क्वेश्चन, अगर उसने जगह बदल दी होंगी तो उसका रेंट एग्रीमेंट नहीं है। पिछले साल 2 लाख रुपए महीने की जगह थी, अभी 1.5 लाख रुपए महीने की है, हो सकता है सर, तो पर उसका एग्रीमेंट चाहिए। तो जिस तरह से आप एक एक स्टेप अगला पूछते जाएंगे, आपको उस तरह से चेकलिस्ट बनाते चलना है। जैसे ये एग्जांपल क्लियर हो आपको, तो मतलब आपको एक कंक्लूसिव प्रूफ चाहिए कि किस तरह से 20 लाख रुपए रेंट है पिछले साल, इस साल 18 लाख रुपए रेंट है। अगर आपको स्टार्ट में मिल गया कि 2 महीने का रेंट का प्रोविजन नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन देना है, 2 महीने का रेंट का प्रोविजन बढ़ाना है। इसका नेक्स्ट आंसर है कि इसका एनओसी देना पड़ेगा और उस बैंक का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख से कम है। ठीक है, थोड़ी बातें ऊपर से जा सकती है, जैसे एनओसी तक आऊंगा मैं तो बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट वन, टैक्सेस पेड करेंगे, उस प्रॉपर्टी के टैक्सेस पेड करें 4,22,000। अब यार गोइंग टू वेरीफाई दिस। रिसिप्ट है सर आपके पास, रिसिप्ट 4,22,000 आपके पास, प्रॉपर्टी टैक्सेस भरे हुए उसी जगह के उसी जगह पे पे कीजिए, हाँ उसी जगह पे पे कीजिए। इसे देखो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग उसके कंक्लूसिव प्रूफ उसी जगह के हैं। नेक्स्ट वन फास्ट, पे ऑन गिफ्ट और डेट ऑन एग्री, ड्यू डेट के पहले पे किए तो उसमें कुछ पेनल्टी लगेगी। देखो यहाँ पे एक अलग पॉइंट और ले, अगर उसमें पेनल्टी लगी है तो बैंक के पास कोई कैश प्रॉब्लम नहीं था, तो व्हाई देयर शुड बी पेनल्टी। फिर पूछिए मैनेजर को उसमें टाइम में क्यों नहीं भरा आपने,
अगर आपने पेनल्टी लगी तो बैंक का नुकसान हो चुका है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फास्ट 2 ही घंटे मेरे पास। एनी आंसर फॉर दैट? तो प्रॉपर्टी रेंट एग्रीमेंट चेक करें कि म्युनिसिपल टैक्स किसको भरना है। म्युनिसिपल टैक्स अपने को भरना है कि एक केस में मैं आपको बताऊंगा कि रेंट एग्रीमेंट जब हमने क्लैरिफाई चेक किया तो वो जो आइटम था कि रेंट टैक्सेस जो भी इस पे आने वाला है किसको भरना है, ओनर को भरना है। और बैंक मैनेजर के साथ 2 साल में बदलते जाता पिछले बार का किसने भरा है, बैंक ने भरा है, तो इस बार का बैंक भर देंगे। तो ये जब हमने देखा कि तब उसको मालूम पड़ा उस पे 24 लाख रुपए की रिकवरी निकाली। जब रेंट एग्रीमेंट जैसे रेंट डिसाइड हुआ था 2 लाख रुपए का, उसमें टैक्सेस किसको भरने थे, ओनर को भरने थे। तो ये जो आइटम है आपको कहां से चेक करना है, एग्रीमेंट से भी चेक करना है। तो ओवरऑल पीएनएल की अगर बात करूं मैं तो 1-2 स्लाइड में और अभी ले लेता हूं कि जो पीएनएल का अगली स्लाइड से मैं फास्ट कवर करूंगा। पीएनएल के हर आइटम के लिए आपको सपोर्टिंग कुछ मिल सकता है। कम करना। तो सपोर्टिंग कुछ मिलता है क्या, कंक्लूसिव एविडेंस मिलते हैं क्या कुछ, वो चेक करिए। देन वाउचिंग करिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कोई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल को डेबिट डाल सकते हैं क्या, एग्री सबको? कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल को डेबिट नहीं डाल सकते हैं, तो आपको पीएनएल को वेरीफाई करना है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट डाला हुआ है। नेक्स्ट आपको चेक करना है कैश पेमेंट। इनकम टैक्स में कैश पेमेंट की कितनी लिमिट है, इनकम टैक्स 10,000 रुपीज, तो 10,000 के ऊपर कोई कैश पेमेंट किया है। देन टीडीएस है, बहुत सारी चीजें बाउंस होती है बट टीडीएस है, तो कोई खर्चे पे टीडीएस कटना चाहिए था क्या, टीडीएस कटा है कि नहीं कटा है। तो ओवरऑल पीएनएल वाउचिंग आपको चेक करना है वाउचर से, सपोर्टिंग एविडेंस से, देन टैक्सेशन नॉर्म्स। तो तीनों एंगल से आपको पीएनएल वाउचिंग करना है। नेक्स्ट था देन पहला पॉइंट बताया मैंने आपको रेशियो और कंपेरेटिव। सेकंड वन बिल्स कोटेशन से चेक करें। कैपिटल कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर डेबिट नहीं होना चाहिए। प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या होता है कि जो खर्चा इस साल का नहीं है, पिछले साल का है, प्रायर आइटम्स का है, प्रायर पीरियड्स का है, और इस साल डेबिट हुआ है, तो वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट वन कैश एक्सपेंस अबाउट 10,000। नेक्स्ट देन यहाँ पे बैंक में एक कंसेप्ट है रेवेन्यू ऑडिट। रेवेन्यू ऑडिट और उसका दूसरा नाम है इनकम एक्सपेंडिचर ऑडिट। तो बैंक क्या करती है, बैंक का जितना भी रेवेन्यू प्रॉपर्ली आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्टिविटी करके रेवेन्यू ऑडिट कर लेती है। ठीक है, ये ऑडिट कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अपने को उसका रिपोर्ट मंगाना है, तो उस रिपोर्ट से आपको मालूम पड़ेगा कि बैंक चार्जेस प्रॉपर्ली रिकवर कर रही नहीं कर रही। बैंक क्या होती है कि इंटरेस्ट रिकवर करती है पार्टी से, चार्जेस रिकवर करती है। जैसे आपको सेविंग बुक है तो सेविंग बुक के चार्जेस लगते हैं, डेबिट कार्ड यूज करें तो डेबिट कार्ड के चार्जेस लगते हैं आपको, देन डीडी निकाल रहे हो आप, आरटीजीएस कर रहे हो तो सबके चार्जेस लगते हैं। तो चार्जेस आप प्रॉपर्ली रिकवर हो रहे नहीं हो रहे, इसके लिए एक अलग से ऑडिट होता है, उसका नाम है रेवेन्यू ऑडिट। तो उसका कॉपी मंगाइए, उससे आपको ये गाइडलाइन मिल जाएगा कि पूरे ऑडिट में पीएनएल आइटम में रेवेन्यू आइटम्स प्रॉपर्ली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर उसमें काफी कुछ मिस्टेक मिलती है तो वी हैव टू कंसीडर इन आवर मेन रिपोर्ट। जैसे रेवेन्यू ऑडिट में अगर एक आपको एक रिपोर्ट मिला है कि पूरे बैंक में 2 करोड़ 22 लाख का रेवेन्यू लीकेज शॉर्ट है, मतलब जितना भी उसका पीएनएल था, रेवेन्यू ऑडिटर ने क्या बोला कि 2 करोड़ 22 लाख का रेवेन्यू लीकेज है। ये एग्जांपल है, जनरली इतना नहीं मिलता है, पर अगर थे सपोज, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस रिपोर्ट, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस रिपोर्ट। सबसे पहले तो रेवेन्यू लीकेज रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करें। अगर रेवेन्यू लीकेज रिकवर नहीं हुआ है तो सिंपली आपका एमओसी देके प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा 2 करोड़ 22 लाख से। ठीक है, थर्ड इंपैक्ट, 2 करोड़ 22 लाख का रेवेन्यू लीकेज है और सपोज इनकम 10 करोड़ की है तो 20% का वेरिएशन है। सो देयर इज अ कंप्लीट मिसमैच और देयर इज अ कंप्लीट इंटरनल कंट्रोल मिसिंग। तो उस तरह से रिपोर्ट करना है कि जब ऑडिटर 10 करोड़ में 2 करोड़ का रेवेन्यू लीकेज बता रहे हैं तो बैंक इज नॉट प्रॉपर्ली फंक्शनल। सो ये अलग अलग वे से रिपोर्ट्स को गेस करने के। नेक्स्ट पार्ट 4 इज जनरल सेक्शन। तो पार्ट 4 में 6 एलिमेंट्स है अलग अलग। फर्स्ट वन इज जनरल गोल्ड बुलियन सिक्योरिटी। तो गोल्ड बैग्स चेक करने हैं आपको। गोल्ड बैग्स के लिए थोड़ा सा बताऊंगा। गोल्ड लोन पता है सबको? आप आपका पर्सनल गोल्ड रखते हो बैंक में और उसके अगेंस्ट में फाइनेंस में। सपोज गोल्ड मतलब प्योर गोल्ड की बात चल रहा है। सपोज आपने बेंटे सर का तो उसके अगेंस्ट में गोल्ड लोन मिलेगा क्या? और मिल रहा है तो खुश हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे ना आप इंडिविजुअल पे? बराबर है।
तो उस तरह से अगर लोन मिल रहा है आपको, अभी ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि ये आपको लगेगा ऐसा कैसे हो रहा है, बट गोल्ड वैल्यूअर और बैंकर मिल गए तो ये इसे फ्रॉड कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रहा है। मतलब इन क्लासरूम आपको ऐसे जैसे नए हो तो आपको जोक लगेगा कि वैसे कैसे हो रहा है सर, बट दिस फ्रॉड इज आर रनिंग इन करोड्स ऑफ रुपीस इन सिंगल ब्रांच। सो गोल्ड लोन में आपको बहुत बारीकाई से देखना है कि कहीं पे कंटिन्यूस रिपीटेटिव अकाउंट दिख रहे हैं तो वहां पे वो चेक करना, देन गोल्ड बैग चेक करनी। और आपको अगर किसी बैग्स पे अगर डाउट आता है कि भाई ये बैग ऐसा लग रहा है ये पार्टी कुछ तो भी रिपीटेटिव आ रहा है और कुछ तो भी फ्रॉड लग रहा है कि फैमिली के 10-10 अकाउंट हो रहे हैं एक साथ में, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड लग रहा है, तो आप इस केस में गोल्ड बैग ओपन कर सकते हो। गोल्ड बैग ओपन करने का रूल बता दे रहा हूँ आपको। गोल्ड बैग ऑडिटर इंडिविजुअली ओपन नहीं कर सकता है। तो गोल्ड बैग जब सील होना चाहिए, वो कितने लोग मिलकर सील करते हैं वो बता रहा हूं आपको। गोल्ड बैग सीलिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर है, बैंकर है, और एक गोल्ड का वैल्यूएशन कौन करता है? गोल्ड वैल्यू। तो गोल्ड लोन में 3 लोग इन्वॉल्व है, एक कस्टमर, एक वैल्यूअर, एक बैंक। कस्टमर गोल्ड लेके आता है, बैंक को लोन देना है, पर बैंक को समझता नहीं कितना वैल्यूएशन को गोल्ड वैल्यू बोला है। तो ये तीनों अगर कोलिजन में रहा तो फ्रॉड आराम से हो सकता है। 2 भी रहा तो एक को मिसिंग करके फ्रॉड होता है। सिंगल आदमी फ्रॉड नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं 2 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी। तो ये तीनों मिलके आते हैं तो तीनों गोल्ड बैग सील करते हैं, और वो तीनों गोल्ड बैग सील करने के बाद उस पर तीनों की सिग्नेचर होती है, कस्टमर की भी सिग्नेचर, वैल्यूअर की भी सिग्नेचर और बैंक की भी, और फिर वो गोल्ड पैक होकर बैग में लॉकर में चल जाता है। देन ये गोल्ड बैग अगर ओपन करनी है तो वापस ये 3 लोगों का रिक्वायरमेंट है कि तीनों लोग कि भाई जिस दिन वो गोल्ड रखा था हमने वैसे कैसे हमारे सिग्नेचर बताओ, अगर वो सिग्नेचर प्रॉपर है तो हमने जो गोल्ड रखा था वो प्रॉपर। तो दिस इज कॉल्ड एज गोल्ड सीलिंग मेथड। अगर आपको ऐसा डाउट आता है कि ये पर्टिकुलर बैग में फ्रॉड है या फिर पार्टी फ्रॉड है, मुझे टेक्स्ट चेक पे 4 बैग ओपन करनी है, इवन दो यू आर ऑडिटर यू कैन नॉट ओपन। अगर आपने ओपन कर दी तो मैं क्या बोलूंगा, गोल्ड किसने बदला है? ऑडिटर ने। तो अगर आपको ओपन करनी है तो आपको नोटिस देनी है। नोटिस मतलब रिक्वेस्ट लेटर भी दे लेगा कि ये पर्टिकुलर 10 अकाउंट ओपन करने हैं हमको, आप वैल्यूअर को भी बुलाओ और ये 10 पार्टीज को बुलाओ, और एक दूसरे वैल्यूअर को भी बुलाओ, दूसरे वैल्यूअर को भी बुलाओ। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यूअर तो मालूम है, वैल्यूअर था क्योंकि गोल्ड देखो वेंटेज और गोल्ड में लेडीज को ज्यादा मालूम है कि किसी को कुछ नहीं होता, बराबर है। तो अपन ऑडिटर को तो कुछ भी समझने वाला नहीं है, तो दूसरे वैल्यूअर को बुलाओ, क्योंकि वो वैल्यूअर आएगा जिसने फ्रॉड किया है, वो कस्टमर या बैंक मैनेजर को बोलेगा गोल्ड है, तो दूसरे वैल्यूअर को। तो इस तरह से गोल्ड बैग चेक कर सकते हैं आप। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स जनरली अभी सीबीएस सिस्टम हो गई, तो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड प्रॉपर्ली टैली है नहीं, इसमें जीएलपीएल एक आइटम होता है, जनरल लेजर और सब लेजर वो मैच हो रहे नहीं हो रहे। फ्रॉड के लिए आरबीआई ने अलग अलग सर्कुलर इशू करे। रेड फ्लैग अकाउंट का भी सिस्टम है। रेड फ्लैग मतलब कि जो अकाउंट में प्रोबेबल कुछ ना कुछ वार्निंग सिग्नल दिख रहे हैं, तो सिग्नल प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे कि नहीं, तो उसे कहेंगे रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग अकाउंट भी इस बार एफआईआर में रिपोर्ट करना है अपने को। जनरली आज तक के सिस्टम में बैंक रेड फ्लैग अकाउंट्स नहीं बताते। नाउ यू हैव टू गो टू द आरबीआई सर्कुलर, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स। 40 से 50 प्रकार के रेड फ्लैग बताएं, तो रेड फ्लैग पढ़िए और उससे आपके ब्रांच को कंपेयर करेंगे कुछ अकाउंट उसमें मिल रहा है क्या, बराबर है। तो रेड फ्लैग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द फ्रॉड। फ्रॉड हर केस में होगा पता नहीं, बट रेड फ्लैग बहुत सारे केसेस में हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है और बोगस भी हो सकते हैं। मतलब एक पार्टी जेन्युइन में भी होंगी बट कहीं ना कहीं फ्रॉड सिस्टम में चल रही है, तो यू मे कॉल्ड एज रेड फ्लैग। सो फ्रॉड्स के लिए आपको सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा। देन केवाईसी एएमएल गाइडलाइन, जनरली अभी एएमएल गाइडलाइन जो है वो हेड ऑफिस लेवल पर होती है। एएमएल गाइडलाइन हेड ऑफिस लेवल पर होती है। तो एएमएल की जो ट्रिगर होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर मेरे बैंक अकाउंट में क्या 25 लाख रुपए कैश जमा कर दिया, बैंक वाला नहीं बोलेगा मेरा अकाउंट है, मेरे पैसे बैंक में जमा कर, कोई प्रॉब्लम? पर टेररिस्ट निकला में तो होते हैं सब ऐसे फ्रॉड होते हैं, यही सब ट्रांजैक्शन चैनल होते हैं। तो ये जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर हेड ऑफिस पे ट्रिगर होता है कि परिचित बताता है डिपॉजिट 25 लाख रुपए इन कैश इन पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट, तो वहां से वो ट्रिगर होने के बाद वो ट्रिगर जाता है ब्रांच को, क्योंकि बैंक ऑल ओनर्स ऑफ इज गिवन ऑन बैंक्स, तो बैंक हैज टू स्क्रूटनाइज ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। नहीं तो ऐसे हवाला तो बहुत इजीली हो जाएगा, बराबर। हवाला आपको थोड़ा नया वर्ड होगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड, इलीगल मनी एंड एवरीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। सो हेड ऑफिस से रिस्पॉन्स जाता है ब्रांच को कि दैट मिस्टर एक्स वाई जेड डिपॉजिट 25 लाख इन कैश, काइंडली चेक वेदर द पार्टी इज जेन्युइन और नॉट, व्हाट द सोर्स ऑफ इनकम।
तो आपको एज ए ऑडिटर सिर्फ चेक करना है कि जो एएमएल रिस्पॉन्स आया है, जो इश्यूज आए हैं, वो ब्रांच ने कंप्लाई करेंगे। तो फिर बैंक मैनेजर का मेरे को फोन आएगा जलगांव ब्रांच का कि सर आपने 25 लाख रुपए कैश जमा करे, क्या सोच बताना है। ही मे बी नोइंग मी और ही मे नॉट बी नोइंग मी। इफ ही इज नोइंग मी तो ऐसे घुमा फिरा के बातें करेगा, क्या कुछ बेचा क्या, प्रॉपर्टी बेची क्या आपने, कुछ हुआ क्या, तो आईटीआर रिटायर है सब कुछ है। और अगर मुझे नहीं है तो दे विल फाइंड आउट मी। अगर मुझे पहचानते नहीं है तो पूरे गांव ढूंढेगा मुझे कि कौन व्यक्ति जो 25 लाख रुपए कैश में जमा कर दे, और फिर इमीडिएट एक्शन शुरू होगी। अगर नहीं मिला मैं तो पुलिस में कंप्लेंट हो जाएंगे, देयर इज अ पर्टिकुलर अकाउंट दैट इज सस्पिशियस, वो अकाउंट होल्ड पे चला जाएगा। तो दीस आर द एक्शंस ऑफ एएमएल रिस्पॉन्सेस। एमआईएस सिस्टम बिजनेस नेक्स्ट मंथ। ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस, दिस इज अ वेरी मेजर एरिया जहां पे आप काम कर सकते हो अच्छे से। बेसिकली आपको बताना चाहूंगा मैं, ऑडिट्स और इंस्पेक्शंस बैंक में अलग अलग टाइप्स के ऑडिट चलते रहते हैं। ऑडिट होता है रेवेन्यू ऑडिट, बताया मैंने आपको, स्टॉक ऑडिट होता है, क्रेडिट ऑडिट होता है, कंफर्म ऑडिट होता है, इंस्पेक्शन होते हैं आरबीआई के, स्नैप ऑडिट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं। तो अपन साल भर के बाद ऑडिट को जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 22-23 के ऑडिट के लिए अपन कब जा रहे हैं, अप्रैल में जा रहे हैं। अपन कितने के ऑडिट करना है, 4 से 6 दिन के लिए मैक्सिमम एक ब्रांच है, इसके ऊपर आप ऑडिट। तो 4 से 6 दिन में उसमें बैंक मैनेजर का एक प्रोटोकॉल होता है, खाना खाने लेके जाना है, दूर लेके जाओ और फिर सीए आर्टिकल से उनको बता दो कि यहाँ पे मंदिर है नजदीक, और वो बहुत हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे जिसकी मन्नत मांगते हैं उसकी पूरी हो जाती है क्योंकि रिजल्ट आने वाला तो बच्चे का तो आला ध्यान कर रहा है, वो मंदिर जाना है सर अपने को, बाकी कुछ भी हो। देन नेक्स्ट वन, वहाँ पे मैनेजर की मीटिंग होती है कि हाउ टू मेक अ टाइम पास। कोई भी चीज अगर ऑडिटर मांगता है उसको डिले करो, जितनी चीजें आप ऑडिटर को देंगे उतना वो फास्टली काम करेंगे और आउटपुट देते जाएंगे फटाफट, ये प्रॉब्लम है। जितनी चीजें डिले देते जाएंगे उतना आउटपुट निकलेगा नहीं। तो उनको पता है 4 से 6 दिन में ऑडिट क्लोज होने वाला है, आप काम करो या मत करो। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपको बेस फॉर्म करना है तो ये साल भर में जितने ऑडिट हुए, तो अगर आपने रिव्यू करे तो आपको रिव्यू क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट कौन से हुए, उसके कंप्लायंसेस बैंक में क्या क्या दिए, और उसमें से की इश्यूज क्या है। जैसे रेवेन्यू का एग्जांपल दिया मैंने, अगर 20% का वेरिएशन है तो सबसे पूरा ध्यान किस पे करना चाहिए, रेवेन्यू सेगमेंट में। इट्स ए ह्यूज पॉइंट। तो ऐसे अगर आपको देखना है कि कौन कौन से ऑडिट में क्या एडवर्स ऑब्जर्वेशन है, इससे आपका चेकलिस्ट बन सकता है कि कौन से एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट स्लाइड। ये लास्ट सेक्शन जो था एलएफआर में, एक लास्ट सेगमेंट है कि बैंक में कोई भी सजेशन देना है आपको, बैंक में कोई भी सजेशन देना है आपको, ऑडिटर को कुछ भी, मतलब सेंट्रल ऑडिटर को कुछ भी हिंट देना है रिगार्डिंग द बैंक ब्रांच, तो आप इसमें दे सकते हो। नेक्स्ट वन इज एडवांसेस वेरिफिकेशन। एडवांसेस मतलब कौन से एडवांसेस की बात चल रही है अपनी, बैंक की एडवांसेस की बात चल रही। लोन सबको समझता, लोन कितने का लोन लिया है, एक्सेप्ट मी, अच्छी तरह मैंने लोन लिया है। अच्छा तूने भी लोन लिया है। तो लोन कितने टाइप के लोन पता है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। लोन कितने टाइप के पता है आपके पिताजी, फैमिली, क्या क्या लोन के टाइप्स पता है आपको, क्योंकि थोड़ा डिटेल में जानना। हाउसिंग पता है आपको, सीसी लोन पता है, मतलब थोड़ा बहुत लोन के बारे में पता है, ठीक है। ये देखो अभी अपन हर जो बातें कर रहे हैं अभी तक, अपन ने सबने लोन लिए, कैसे लिए अपने को मालूम है। तो अभी अपने को सेकंड साइड जाना है, लोन कैसे चेक करना है। जैसे आपकी व्हीकल लोन की फाइल है, आपने जब डॉक्यूमेंट जमा करते गए फाइल हुई, आपकी लोन हो गई, आपकी गाड़ी आ गई, आप खुश हो गए। अभी आपको क्या करना है, बैंकर एंड पे जाना है और उस लोन की फाइल चेक करना है कि लोन की फाइल किस तरह से, बराबर है। तो क्या चेक करेंगे, ये यहाँ पे मैं एडवांसेस के लिए काफी कुछ कल मेहनत करी मैंने, काफी बहुत बेसिक लेवल पे आने की कोशिश करी है। यू शुड बी एबल टू नो हाउ द लोन इज गोइंग। इससे सॉरी अगर मैं थोड़ा बहुत स्लो जा रहा हूँ। तो लोन के टाइप, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड मतलब, सॉरी मैं बता रहा हूँ, सॉरी। फंड बेस्ड मतलब जिसमें एक्चुअल फंड इन्वॉल्व होता है, जैसे टर्म लोन हुआ आपका, व्हीकल लोन हुआ आपका, हाउसिंग लोन हुआ, जहाँ पे बैंक एक्चुअली पैसा देती है, वो फंड बेस्ड लोन। नॉन फंड बेस्ड लोन मतलब बहुत सी बार गारंटीज देनी पड़ती है बैंक। जैसे अभी आप फैक्ट्री डालेंगे ना, तो आप पे कोई भरोसा नहीं करता है, आप पे कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि बैंकर्स को मालूम है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बट बाकी सामने वाली पार्टी, तो सामने वाली पार्टी क्या बोलती है, ये आदमी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, इसकी गारंटी दीजिए आप। तो दैट इज कॉल्ड एज बैंक गारंटी। नेक्स्ट इज एलसी। इसमें क्या होता है, बैंक पैसा नहीं देती, बैंक सिर्फ इस पर्सन की गारंटी लेती है। गारंटी ऑफ कोर्स वो सिक्योरिटी लेके देती है, बट दिस इज नॉट फंडेड।
अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज जैन इरिगेशन है और मैं परिषद वाला, जैन इरिगेशन को मैंने एक गारंटी दी कि मैं आपका काम करके दूंगा, वो बोलेंगे तुम पे कौन भरोसा रखना सर, तो आप मेरे को बैंक गारंटी ला के, तो मैं मेरे बैंक को अप्रोच हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा को सपोज, उनको बोला कि भैया मेरा सिक्योरिटी दो और ये गारंटी मेरे को लिख के दो, वो गारंटी देंगे जैन इरिगेशन। ये आदमी ने अगर ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं किया तो इसका पैसा कौन देगा, और बैंक मुझसे वसूल करेंगे बात मेरे सिक्योरिटी। दिस इज गारंटी। बट ये कब मटेरियलाइज होंगी, कब क्रिस्टलाइज होंगी, जब मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा। टिल डेट इट इज कॉल्ड एज नॉन फंडेड। मतलब आज बैंक का एक्सपोजर कितना, मतलब 1 रुपया मेरे लिए दिया नहीं, जिस दिन मैं डिफॉल्ट करूंगा उस दिन बैंक का रोल आएगा। दिस इज नॉन फंडेड। नेक्स्ट वन, ये मैंने एक लिमिट बताई है कि एडवांसेस में जो सीनियर स्टाफ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एलएफआर लास्ट टाइम था और नया एलएफआर, नए एलएफआर में अभी 10 करोड़ की लिमिट हो गई है, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अर्लियर इट वाज फॉर ओनली आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, दैट इज फंड बेस्ड। नाउ दिस लिमिट इज फॉर फंड बेस्ड प्लस नॉन फंड बेस्ड। 10 करोड़ और 10% ऑफ द एग्रीगेट एडवांसेस, 10 करोड़ 10% ऑफ एग्रीगेट एडवांसेस। यहाँ पे आपको लेना है फंड बेस्ड प्लस नॉन फंड बेस्ड। मतलब आपके लोन अगर 50 करोड़ है और बैंक गारंटी 150 करोड़ है तो आपके लोन कितने हो गए, 200 करोड़। तो 200 करोड़ के 10%, और जो 10 करोड़ काउंट कर रहे हैं आप वो भी सेम तरह से काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज तक आपको ढक गया सब कुछ, मतलब ठीक है आप तो सब बच्चे हो, मतलब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ ताकि सीधी, आज तक सब कुछ ढक गया। आपने जो चेक किया वो सैंपल बन गया, आपने जो चेक किया सैंपल किया, आपने अगर परिसर की फाइल की उस पर कमेंट किया तो ढक गया, अच्छे सर की छोड़ दी। नाउ हेंस फॉरवर्ड जो भी फाइल आप चेक करेंगे और वो कैटेगरी में बैठती कि नहीं बैठती, ये टेबल में देना है आपको कि आपने कितने अकाउंट चेक किए। मैंने बताया 10 करोड़ का लिमिट है या 10%, तो कितने अकाउंट चेक करे आपने वो 100% चेक करने हैं, प्लस सैंपल बेस पे अलग अकाउंट, तो वो सब अकाउंट के नाम यहाँ मेंशन करने हैं। तो इस हिसाब से नाम मेंशन करने हैं आपको हर लोन अकाउंट के, अकाउंट नंबर, नेम, फंड बेस लिमिट कितना था उसका, नॉन फंड बेस कितना था, टोटल कितना था, वो कितने परसेंटेज टोटल एडवांसेस का, और उसमें मुझे क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले वो नीचे आपको समराइज करना। कल जाके अगर आपने ऑडिट प्रॉपर्ली नहीं किया है, आप तो जूनियर स्टाफ, आप तो बोलेंगे हमारा संबंध नहीं सर, बट फिर भी एज टेकिंग एज सीनियरिटी, अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम होता है और अगर इसमें सैंपल नहीं लिखा है आपका तो यू आर टोटली एट डिफॉल्ट, और आप बाद में बोल नहीं सकते। आपको क्यूरी मिलो या ना मिलो उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए, मतलब नेगेटिव ऑब्जर्वेशन नहीं है। यहाँ पे आपको लिस्ट देना है, लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामाइन, कितने अकाउंट हमने चेक किए। नेक्स्ट वन, एडवांसेस 4 स्टेज में से जाता है, क्रेडिट अप्रेजल, सैंक्शन डिस्बर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू, फॉलो। कोई भी क्रेडिट 4 स्टेज में से पाता है, क्रेडिट अप्रेजल, सैंक्शन डिस्बर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू, मॉनिटरिंग। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हाउ टू चेक अ लोन, कोई भी लोन चेक करने के लिए किस तरह से चेक होना चाहिए उसके लिए बातें कर रहा हूं। पहला, पर्पस ऑफ द लोन, मैं ठीक है पॉइंट सिर्फ नोटिंग करता हूं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे अपन। पर्पस ऑफ द लोन। सेकंड वन, पार्टी क्रेडेंशियल एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। थर्ड वन, अर्निंग एनालिसिस एंड ट्रैक हिस्ट्री। फोर्थ वन, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, बैंक गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स, बैंक प्रोसेस appraisal, sanction, disbursement and documentation. Then last one, CBS parameters and review and follow. ठीक है, अभी यहाँ पे एडवांसेस का मैं आपको गोल्डन की देने वाला हूँ, एडवांसेस किस तरह से चेक कर सकते। rather than going on a checklist basis, first we should understand what is advances. एडवांसेस क्यों दिए जाते हैं और अलग अलग सेगमेंट में किस तरह से जिसके पर्पस होते हैं। तो नेक्स्ट वन सर, पर्पस एस्पेक्ट, बराबर है। तो अभी सबसे पहले अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मुझे सीसी पता है आपको सबको, सीसी मतलब कैश क्रेडिट और टर्म लोन। परिचित बताते चार्टर्ड अकाउंटेंट को 2 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। एकदम इंटरैक्टिव करेंगे, थोड़ा बहुत आपको समझने की कोशिश करूंगा मैं, कितना समझ पाएंगे आप ये आंसर देंगे। 2 करोड़ रुपए का लोन चाहिए जिसमें 1.5 करोड़ रुपया टर्म लोन चाहिए मुझे और 50 लाख रुपया मुझे सीसी चाहिए। एवरीवन बी विद मी, 2 करोड़ का लोन चाहिए, परिषद बता को चाहिए,
1.5 करोड़ रुपए का टर्म लोन चाहिए, 50 लाख रुपए का, और आप सब बैंक करो, आप सब मुझे क्वेश्चन पूछिए, देंगे मुझे 2 करोड़ रुपए? यस और नो? बी अलर्ट फास्ट। दीदी में सिक्योरिटी आपको तो दे देंगे पत्ते खेलने को। सो फर्स्ट क्वेश्चन बैंकर मतलब आपने कहीं पे भी जाओ, आपकी बात हो, फैक्ट्री की बात हो, कोई बड़े बिजनेसमैन की बात हो, मेरी बात हो, किसी की बात हो, तो फर्स्ट इज पर्पस। बैंक के लिए एंड यूज पर्पस अगर नहीं है तो कोई लोन नहीं मिलेगा। चाहे मैं 100 करोड़ की सिक्योरिटी दे दूं और बोलूं मुझे शेयर में स्पेकुलेशन करना है तो लोन मिलेगा क्या? आंसर इज नो। सो कोई भी लोन पाए, जैसे आपने व्हीकल लोन की बात करी तो पर्पस क्या था आपका? हाउसिंग लोन की बात करी, बराबर है। सीसी की बात कर रहा हूं, टर्म लोन की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका पर्पस क्या है सर? बराबर है। तो जैसे मैंने टर्म लोन बोला और सीसी बोला तो भाई फैक्ट्री लगानी कैसे आपको? देन नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग ऑन। तो पर्पस में देखिए, आपको पर्पस आपको अगर समझ में आ गया सर, सर किसी ने पर्सनल लोन लिया या गोल्ड लोन लिया तो पर्पस कैसे बताएंगे? तो उसमें भी क्या होता है, वो एंड यूज लेते हैं आपसे, और पर्सनल लोन एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जहां पे कोई क्वेश्चंस बैंक वाले नहीं पूछते, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात चल रही है, जनरल नहीं। और वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में लिमिट्स होती है जिसमें आपको पर्टिकुलर लोन दिया जाता है, पर्टिकुलर लिमिट का दिया जाता है, और उसके लिए वो एंड यूज नहीं पूछते। और उसमें से एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि बिजनेस पर्पस, उसमें डिक्लेरेशन लेते हैं कि दैट दे आर नॉट यूजिंग द फंड फॉर स्पेकुलेशन पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट वन। तो अरे नहीं बैक। तो आपने पर्पस पूछा मुझे, अभी मेरे को पर्पस पूछो 2 करोड़ रुपए का क्या करने वाले हो। जैसे आप ये सब क्वेश्चन पूछते जाएंगे ना तो आपको फाइल सब बोलना चालू कर देंगे, आप बैंक मैनेजर सब। तो 2 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, 1.5 करोड़ टर्म लोन चाहिए और 50 लाख सीसी चाहिए, तो क्या पूछेंगे आप? क्यों चाहिए सर? फिर मैं आंसर दूंगा, सर मुझे फैक्ट्री लगानी है। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा? फैक्ट्री लगानी है, कहाँ लगानी है, जगह है क्या आपके पास सर? मैं तो 2 करोड़ की बातें करेंगे और बाद में क्या बोलूंगा मैं, एमआईडीसी में प्लॉट अलॉट होने वाला है मुझे, मतलब पूरा लोन बैठ जाएगा और लैंड अलॉट ही नहीं। तो ये सब चीजें, जगह खुद की है कि किसकी है, प्रोडक्ट क्या लेने वाले हो, आपका स्टडी क्या है उसमें, तो ये सब चीजें पूछेंगे। उसके बाद पूछेंगे 1.5 करोड़ टर्म लोन क्यों लाया आपने, 5 करोड़ क्यों ले? तो 1.5 करोड़ टर्म लोन के लिए आप पूछेंगे भाई टर्म लोन मतलब किसके लिए मिलता है? टर्म लोन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट, इनके लिए मिलता है। तो आपको क्या पूछेंगे, वो कोटेशन लाएंगे, आप पूछेंगे गाड़ी लेनी है आपको तो क्या पूछेंगे, वो कौन सी गाड़ी चाहिए, कितने रुपए की है, कोटेशन, एस्टिमेट्स। देन मेरा फ्यूचर है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फाइनेंशियल वायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल। 50 लाख की नीड जो आपने वो कौन से बेस पे निकल रहा है, आपको 50 लाख क्यों लगना है? फिर मैं उसको बोलूंगा मेरे पास इतना स्टॉक लगने वाला है, मेरा इतना रनिंग साइकिल है, इतना डेटर्स में पैसा अटकने वाला है, तो ये मेरा एस्टिमेट करके मेरे को 50 लाख में पैसा अटकने वाला है। तो कोई भी लोन, तो आपको क्या पूछे, एक्सेप्ट पर्सनल लोन की बात कर रहा हूं मैं, जो भी बड़ी फाइल है, कोई भी लोन उसको क्या पूछो, पर्पस, और पर्पस के डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, क्योंकि हर लोन की फाइल अगर आप जब देखेंगे आप तो यू विल टोटली कंफ्यूज, क्या चेक करना चाहिए। तो पर्पस के डॉक्यूमेंट हो गए, वो साइड में कर दो। हाँ अभी आपको थोड़ा ठीक लग रहा है, परिसर को क्या चाहिए, परिसर की खुद की एमआईडीसी में लैंड है, परिसर को 2.5 करोड़ की मशीनरी लेनी है, उन्होंने आपने को एस्टिमेट्स दिए हुए हैं, उनको किसी में कितना लोन चाहिए, 1.5 करोड़ लोन चाहिए, उन्होंने वर्किंग कैपिटल साइकिल समझा है, प्रोडक्ट समझा है, कितना इतना पैसा अटकने वाला है, उनको 50 लाख। चलो ठीक है, पर्पस तो ठीक है सर का, सर इज नॉट गोइंग टू डू स्पेकुलेटिव, शेयर्स में ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे, नहीं तो 2 करोड़ रुपए ले लिए, वर्थ बेच लिए और शेयर्स में उड़ा दिए। नेक्स्ट वन। अरे ये तो बात सब ठीक है सर, आप किस नाम पे पैसा ले लो, खुद के नाम पे ले रहे हो आप, खुद की फर्म है आपकी, कंपनी है, पार्टनरशिप है, सोसाइटी है, किस फॉर्म में, इंडिविजुअल है आपका, एलएलपी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे आपको डॉक्यूमेंट मांगने हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल कंपनी की बात करूं मैं, तो कंपनी मतलब मालूम सबको, रजिस्टर्ड कंपनी की बातें कर रहा हूं मैं, तो कौन सी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है क्या, मेमोरेंडम है क्या, आर्टिकल है क्या, आपके नाम पे है क्या कंपनी, मैं तो मालूम पड़ा मैं दूसरे कंपनी के लिए बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने हुई, तो आप जो कंपनी का जो मास्टर कार्ड निकलता है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रूफ्स। देन नेक्स्ट वन, बिजनेस प्रूफ, जीएसटी नंबर है क्या आपके पास, नहीं मैं बोलूंगा फ्यूचर में निकालने वाला हूं, ट्रेडिंग लोन है, डायरेक्ट ट्रेडिंग लोन ले रहा हूं तो जीएसटी नंबर होगा मेरे पास, तो उसके प्रूफ्स। देन सिविल, सिविल सबको पता है, सिविल मतलब ये पूरा ट्रैक हिस्ट्री लोन का, आज तक मैंने कितने लोन लिए हैं, कितने टाइम पे भरे हुए, कितने लेट भरे हुए,
जितना सिविल का स्कोर अच्छा, सिविल का स्कोर 900 में से मिलता है, एक अराउंड 700 750 के ऊपर अगर पढ़ूं मैं तो इट्स अ गुड स्कोर। 700 के नीचे अगर है तो बैड स्कोर। देन यू शुड टेक अ नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू रीड सिविल। यहाँ पे सब कुछ कवर नहीं करने वाला मैं, बट सिविल किस तरह से पढ़ना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए, बीइंग ऑफ अकाउंट स्टूडेंट्स। तो सिविल में कितना डिले है, कैसे डिले है, कौन से बैंक का है, वो सब कुछ पढ़ते आना चाहिए। तो सिविल रिपोर्ट पढ़िए। नेक्स्ट वन बैंकिंग। बैंक के लोगों के लिए बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि मेरा 10 करोड़ का धंधा है, 10 करोड़ का बिजनेस है मेरा और पूरा कैश का है, हाउ यू आर गोइंग टू जज? 10 करोड़ का मेरा बिजनेस है, 10 के 10 करोड़ पूरा कैश में, कैन यू जज इट? और मैं आपको बोलूं कि मेरा पूरा बैंक का ट्रांजैक्शन 10 करोड़ का, ठीक है सर, बैंक स्टेटमेंट हो, बैंक की सबमिशन देखते हैं 10 करोड़ है, हाँ 10 करोड़ का बिजनेस है। तो बैंकिंग कितना स्ट्रांग है, बैंकिंग शुड बी एनालाइज। देन क्रेडिट ओपिनियन रिपोर्ट्स, जैसे मेरे अगर 10-12 कंपनीज है तो बाकी कंपनीज से रिपोर्ट मांगो उनका परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि बड़ी कंपनीज में क्या होता है, की प्रमोटर होता है अडानी ग्रुप, की पर्सन इज अडानी, उसके 10 कंपनी, तो बाकी 10 कंपनीज का परफॉर्मेंस क्या है वो चेक करें। हर्षित सर हंस रहे। ट्रैक हिस्ट्री कि भाई पूरे कंपनीज का रिकॉर्ड क्या है, किस तरह से। नेक्स्ट ये तो सब बातें सब ठीक हो गई। जैसे अभी समझ गए आपको पर्पस भी, आप सब अच्छे हो, पर कुछ भरते क्या, टैक्सेस भरते क्या, अर्निंग है क्या, टर्नओवर पेपर पे है क्या। तो अर्निंग एनालिसिस, ये मैं आपको अलग अलग एंगल इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे अलग अलग फाइल होंगी तो ये एंगल में आपको चेक करने से व्हीकल लोन है बराबर है। आपको अगर कार लेनी 20 लाख की तो आपको मिलेंगी क्या, तो आपको क्या चाहिए, इनकम प्रूफ चाहिए। तो इनकम प्रूफ जो है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सैलरीड पर्सन अगर है तो फॉर्म नंबर 16। देन सेकंड वन इज एम्प्लॉयमेंट लेटर, कहां पे कंपनी में जॉब कर रहा है, परमानेंट होगी टेम्पररी एम्प्लॉय होगी। द थर्ड वन इज सैलरी आपके बैंक में आती क्या। बहुत सी बार कंपनी के प्रॉब्लम इतने रहते, कंपनी डिफॉल्ट में रहती है तो आपको सैलरी मिलती नहीं, सैलरी 4 महीने के बाद मिलती है आपको, अरियर्स में। तो सैलरी रेगुलर मिल रही है कि आपको नहीं मिल रही, अगर सैलरी रेगुलर नहीं मिल रही तो आपका ईएमआई कैसे पे होने वाला है। तो ये सब चीजें आपकी अर्निंग। अगर बिजनेसमैन है वो तो आईटीआर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस ग्रुप, जीएसटी टर्नओवर, बैंकिंग एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फैक्ट्री लगाने वाला था तो मुझे जो भी इनकम आने वाली कैसे आने वाली, फैक्ट्री में से आने वाले। चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिसीव 20-25 लाख होंगे ग्रॉस रिसीव, उसके बेस पे 2 करोड़ लोन मिलेगा क्या। तो आपको देखना है कि जहां से मुझे इनकम होने वाली है उसका पोजीशन भी कंसीडर करें और उसका वायबिलिटी है क्या नहीं। इन शॉर्ट जो अर्निंग एनालिसिस है ये आपको हर फाइल में चेक करना है, चाहे हाउसिंग लोन की फाइल हो, चाहे व्हीकल लोन की फाइल हो, चाहे प्रोजेक्ट की लोन की फाइल हो, कोई भी। तो इसी पे डॉक्यूमेंट बदलते चलेगा। अगर मुझे व्हीकल लोन लेना है तो फ्यूचर पोजीशन देखेंगे कि मेरे को, यस और नो, कि मैं फ्यूचर में इतने इनकम कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा, नहीं। वही मैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल ले रहा हूँ तो फिर मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में लूंगा, वो भाड़े पे चलाऊंगा, उसमें से इनकम आएंगी, वो इनकम में बोलूंगा। तो कब फ्यूचर पोजीशन आपको कंसीडर करना है नहीं करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट कैश में सैलरी नहीं सर, कैसे प्रूव करूंगा, मेरे को 5 लाख रुपए सैलरी कैश में, तू लेंगे क्या। देखो सामने वाले को प्रूव करके देना है आपको। जैसे मैं आपको बोलूं, मैं कुछ भी बोलूं, आज मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है, आप ऐसे करने लगे, आप बोलेंगे सर डॉक्यूमेंट बताओ हम देखते। जैसे सैलरी तेरी 50 रुपए महीने की होगी, मैं एग्री करता हूं, मुझे कैसे दूंगा, तूने बैंक में का स्टेटमेंट बता दे, डमी बता दी मुझे कि 50,000 हर महीने मिल रहे हैं, इसमें टैक्स भर रहा हूं, मैं टैक्स भर रहा हूं, एग्री, इवन दो इट इज डमी, बट आई कैन नॉट एग्री। नेक्स्ट वन सिक्योरिटी, ये सब हो गया आपका, सब हो गया बोलबाला, पर अगर सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये सब जो बातें चल रही है ये सब चल रही है फ्यूचर। कुछ प्रोडक्ट्स में जिसमें फ्यूचर ज्यादा इन्वॉल्व है उसमें बैंक मांगती है सिक्योरिटी अलग से, जैसे व्हीकल लोन में नहीं मांगती है, हाउसिंग लोन में नहीं मांगती है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा रिस्क नहीं, वो एग्जिस्टिंग इनकम पे दी है। बट मेरा अगर फैक्ट्री का पोजीशन, अगर मैं फेल हो गया, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसमें गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, तो क्या होगा, पूरा प्लान ऑन पेपर रह जाए। तो ये केस में सिक्योरिटी क्या है, तो सिक्योरिटी किस तरह से चेक करना चाहिए वो बता रहा हूं कि सिक्योरिटी जो है ना, सिक्योरिटी 2 टाइप की होती है, एक प्राइम सिक्योरिटी वर्सेस कोलैटरल सिक्योरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम सिक्योरिटी, जिसके बेस पे लोन मिल रहा है आपको वो प्राइम सिक्योरिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। व्हीकल लोन में प्राइम सिक्योरिटी करेंगे, व्हीकल, हाउसिंग लोन में हाउस, तो जिसके बेस पे लोन मिल रहा है वो हो गया आपकी प्राइम सिक्योरिटी।
और कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब इन एडिशन टू प्राइम सिक्योरिटी जो देते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फैक्ट्री डाल रहा हूं तो मेरा जो प्लांट एंड मशीनरी था, जो फैक्ट्री शेड था, वो सब क्या हो गया प्राइम सिक्योरिटी। और बैंक बोली यार सर ये तो डिफॉल्ट हो गया तो फैक्ट्री क्या करेंगे हम लेके, तो आप आपका घर भी दे दो हमें, तो घर क्या हो गया एलआईसी पॉलिसी दे दो सर, आपके जो शेयर्स पड़े ना उसका भी लीन दे दो हम, तो ये सब क्या चीज होगी कोलेटरल। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्राइम सिक्योरिटी प्लस कोलेटरल सिक्योरिटी। देन डिपेंड ऑन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कौन से चेक करने की सिक्योरिटी की, बहुत सारी बार ऐसा क्वेश्चन आता है सर एडवांसेस के फाइल में क्या चेक करूं मैं, तो ये अलग अलग एंगल बताया मैंने आपको। पहला बताया पर्पस के डॉक्यूमेंट चेक कर लो, दूसरा बताया अर्निंग, थर्ड वन सिक्योरिटी ट्रैक हिस्ट्री टाइप बताया था मैंने, और सिक्योरिटी। तो जिस तरह की आपकी सिक्योरिटी है उस तरह के डॉक्यूमेंट चेक करना है। बहुत सी बार मैं जब देखते कमेंट्स देखता हूं जूनियर स्टाफ के कि सिक्योरिटी अलग रहती है, अपना फॉर्मेट फिक्स, मॉर्गेज है क्या नहीं, वैल्यूएशन है क्या नहीं, अरे सिक्योरिटी दी नहीं है लैंड एंड बिल्डिंग तो वैल्यूएशन रिपोर्ट कहां से देंगे, उसने लोन कैसे लिया है एलआईसी के पावती पे लोन लिया है, तो सिक्योरिटी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अगर एलआईसी सरेंडर वैल्यू जो उस पे का लोन दिया है तो ये सब चीज मिल जानी क्या नहीं, तो सिक्योरिटी क्या है, और ये सिक्योरिटी वाइज डॉक्यूमेंट बदलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एलआईसी भी दिया है और घर भी दिया है, तो घर के भी डॉक्यूमेंट पूरे लगेंगे लिस्ट के हिसाब से, इमूवेबल प्रॉपर्टी के एलआईसी के डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी वाइज डॉक्यूमेंट बदलेंगे। तो मैं घर के लिए बता रहा हूं, मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जाएगा लीगल सर्च रिपोर्ट। राइट अंडरस्टैंड व्हाट इज लीगल सर्च रिपोर्ट। लीगल सर्च रिपोर्ट मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे लीगली है, टाइटल सर्टिफिकेट, नहीं तो मैंने मालूम पड़ा विकास सर की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी देंगे क्या सर गारंटर नाम। सेकंड वन वैल्यूएशन रिपोर्ट। लीगल सर्च रिपोर्ट कौन देता है एडवोकेट। एक एडिशनल पॉइंट, लीगल सर्च रिपोर्ट हमेशा पढ़ने के अंदर, बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट आई विल ऑल सजेस्ट दैट कि पढ़ने के अंदर लीगल सर्च रिपोर्ट है, लेकिन पान पलटा दिया मैंने, उसका टाइटल रिपोर्ट पढ़ो किसके नाम पे, वो टाइटल एडवोकेट ने उसका काम किया था, टाइटल रिपोर्ट में लिखा था कि ये प्रॉपर्टी इसकी है ही नहीं, इसके नाम पे, इस पे 4 बोझ ऑलरेडी है। सिर्फ लीगल सर्च रिपोर्ट देख के फायदा नहीं, उसको पढ़ना सीखो। सेकंड वन वैल्यूएशन रिपोर्ट। लीगल सर्च रिपोर्ट देता है एडवोकेट, वैल्यूएशन रिपोर्ट कौन देता है आर्किटेक्ट और इंजीनियर। कि ये भाई घर, ये सर का क्लास है, करण सर का क्लास है, कितने रुपए का है कोई नहीं बता पाएगा, तो इसका क्या होगा वैल्यूएशन लिख लेगा। वैल्यूएशन कौन देगा आर्किटेक्ट, पैसा एडजस्ट करके देगा वो अलग बात है, बट वैल्यूएशन जो देगा। थर्ड वन अपन बैठे बैठे क्लास में पढ़ाई करते करते अपन मॉर्गेज चढ़ा देंगे, तो ओरिजिनल सेल डीड किसके पास होगी इसकी, बराबर है ना। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ओरिजिनल सेल डीड इसलिए लेनी चाहिए कि अगर मैंने कोई फॉल्सिफिकेशन डॉक्यूमेंट किया है और उसमें मॉर्गेज चढ़ा दिया, करण सर अपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हाथ में लेकर रह जाएंगे और अपन ने मॉर्गेज कर दिया, तो ओरिजिनल सेल डीड भी बैंक के पास चाहिए। नेक्स्ट वन नील एलसी, नील ईसी। नील ईसी मतलब इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। लीगल सर्च रिपोर्ट अगर थोड़ा पुराना है तो उस पीरियड से लेकर अपने लोन तक के पीरियड का, उसको बोलते हैं नील ईसी। मॉर्गेज डीड, दो टाइप के मॉर्गेज, रजिस्टर और इक्विटेबल। पता डिफरेंस? इक्विटेबल मॉर्गेज में सिर्फ ओरिजिनल पेपर अपने पास लिए जाते हैं और उसका नोटिस ऑफ इंटीमेशन दिया जाता है। रजिस्टर मॉर्गेज में रजिस्टर के पास जाके रजिस्टर होता है। नेक्स्ट वन बोझा, 7/12 एक्सट्रैक्ट करता है, उस पे बोझा लगना चाहिए, 7/12 के बोझे। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में कोई आइडिया? तो कोई भी प्रॉपर्टी है जिसका इंश्योरेंसेबल एलिमेंट है तो उसका इंश्योरेंस निकालना चाहिए, ठीक है। सपोज अभी ये मैं मेरे एग्जांपल बात कर रहा हूँ फैक्ट्री की, मैंने मेरा फैक्ट्री दिया मॉर्गेज, मेरा घर दिया हुआ है और मैंने मेरा एक प्लॉट भी दिया हुआ, तो कितनी चीजों का इंश्योरेंस निकालेंगे आप? बस यस फास्ट, एक बहुत सारी क्यूरीज आती है, इसलिए थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। घर का क्यों नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, घर का क्यों नहीं? प्लॉट चोरी चल गया था मेरा तो याद रखिए ओपन प्लॉट इज नॉट अ इंश्योरेबल एलिमेंट। देन नेक्स्ट स्टेप अहेड, जब भी आप वैल्यूएशन रिपोर्ट पढ़ते हो, जैसे भी ये तो फ्लैट है सपोज, बट मैं मेरा घर की बात कर रहा हूँ, घर का अगर मेरा वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपया है, घर का वैल्यूएशन अगर मेरा 1 करोड़ रुपया है, तो घर कहाँ से मेरा? जमीन से लेके घर, ये बिल्डिंग में क्या होता है फ्लैट सेल होता है, बट घर जो है वो जमीन से लेके
तो जमीन की वैल्यू भी रहती है और घर की वैल्यू रहती है। तो 1 करोड़ के वैल्यूएशन में कंस्ट्रक्शन की वैल्यू 30 लाख होंगी और 70 लाख किसकी वैल्यू होंगी, जमीन की। तो इंश्योरेंस कितने रुपए का निकलेगा, 30 लाख। कॉमन क्यूरी मैंने ऑब्जर्व किया ऑडिटर्स की, जूनियर्स की, 1 करोड़ वैल्यूएशन है सर, इंश्योरेंस 30 लाख का है, 70 लाख का अंडर इंश्योरेंस होता है। बोला कि आप जरा जाके देखो वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर घर के साथ में है तो उसका इंश्योरेंस लिमिट सिर्फ 30 लाख है। तो प्लीज मेक दिस पॉइंट। और वही करंट से फ्लैट की वैल्यू अगर मैं 1 करोड़ बोलूं तो इंश्योरेंस कितने रुपए निकलेगा, क्योंकि इसमें लैंड एलिमेंट बहुत कम होगा या फिर लैंड एलिमेंट अलग से बताया भी होगा कि फ्लैट सेल हो रहा है, तो आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट पढ़ना है। दैट इंश्योरेंस पता है मैंने प्लान कंप्लीशन पे जो जगह दे रहे हो आप उसका कंप्लीशन है नहीं है, प्रॉपर्टी लीगली बनाई है नहीं बनाई, वो सब डॉक्यूमेंट्स। देन एलआईसी अगर है तो सरेंडर वैल्यू, ओरिजिनल पॉलिसी। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन लेना है, जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट लेना। 10 सिक्योरिटी अगर दी मैंने अलग अलग मिक्स है तो 10 अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने घर के लिए सब डॉक्यूमेंट दिए, मेरे प्लॉट के लिए भी सब डॉक्यूमेंट्स आएंगे, सिर्फ प्लान कंप्लीशन आएगा क्या, नहीं आएगा, इंश्योरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा, 2 आइटम छोड़ के सब आइटम्स आएंगे। नेक्स्ट सर। सर ये जो रिपोर्ट्स है जैसे लीगल सर्च रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये कितने पुराने कुछ रहता है क्या? लीगल सर्च रिपोर्ट रिसेंट चाहिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट आप 6 महीने के अंदर ले सकते हैं। फिलहाल लोन देने के लिए जनरली बैंक जब भी लोन देती है उसके 3 महीने या 2 महीने के अंदर सब डॉक्यूमेंट देती है। लीगल सर्च रिपोर्ट रिसेंटली अगर निकालूंगा तो मैंने नील इसी बताया आपको। सपोज आज का महीना चल रहा है अपना मार्च, अगर जनवरी में आपने लीगल सर्च निकाला है तो 2 महीने का लगेगी नील इसी, मतलब जनवरी से लेके मार्च तक कोई मॉर्गेज नहीं चला उसमें। नेक्स्ट वन, बैंक लेवल डॉक्यूमेंटेशन। ये सब बातें हो गई आपको आपके लेवल पे। तो बैंक लेवल पे क्या क्या होना चाहिए, लोन एप्लीकेशन फॉर्म है क्या नहीं, बैंक का स्क्रूटनी नोट, अगर आप बड़े लोन प्रपोजल चेक कर रहे हो तो बैंक की स्क्रूटनी प्रोसेस पूरी चेक करिए कि बैंक ने क्या कमेंट की, क्योंकि आप बैंक मैनेजर के आंखों से देखेंगे वहां पे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, क्योंकि वो सब चीजें लिखेंगे। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट कैटेगरी, जैसे गोल्ड लोन है जिसमें यूज नहीं देखते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट छोड़ देना। एक्सपोजर नॉर्म्स, एक्सपोजर नॉर्म मतलब कि हर एक जगह पे एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन होता है लिमिट्स के लिए। फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन 2 लाख की लिमिट है, दिस इज एक्सपोजर नॉर्म। तो गोल्ड लोन 2 लाख के ऊपर दे सकते क्या आप? नहीं। हाउसिंग लोन वो 70 लाख की लिमिट है, पर्सनल लोन 5 लाख की लिमिट है, तो दिस इज द एक्सपोजर नॉर्म। देन सैंक्शनिंग पावर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 1 पे आप कोई भी एडवांस चेक करने के पहले बैंक मैनेजर के पास पूछिए कि अपने बैंक में हिराची क्या है, किसको कितनी पावर से कौन कितना लोन चेक कर सकता है, कितना सैंक्शन कर सकता है, वो पूरा चेक करके आप लीजिए कितनी पावर है और उसके हिसाब से लोन सैंक्शन किए कि नहीं। एक आधे लोन की पावर अगर मैनेजर को नहीं है और उसने सैंक्शन कर दिया है तो दिस इज कॉल्ड एज बियॉन्ड अथॉरिटी, दिस इज अ वेरी सीरियस कमेंट। देन प्री इंस्पेक्शन विजिट, इंस्पेक्शन विजिट 2 टाइप की होती हैं, एक लोन देने के पहले और एक लोन देने के बाद। इंस्पेक्शन रिपोर्ट मतलब आपको विजिट करेंगे, आपके सब वाइफ को विजिट करेगा, वहाँ का नोटिंग लेगा, आपके आजू बाजू जो रहते हैं उनका लेंगे कितने साल से रहते हैं क्या रहते हैं। देन डिस्बर्समेंट चार्ज नोटिंग मैंने बताया आपको, आरओसी चार्ज नोटिंग पता सबको, एमसी पे चार्ज लगता है। कंपनी अगर कोई भी है तो आरओसी का चार्ज है या नहीं वो आपको चेक करो। देन टर्नओवर, नेक्स्ट स्लाइड देन सब कुछ लोन दे दिया, सब कुछ लोन दे दिया, 1.5 करोड़ का मेरा टर्म लोन हो गया, 50 लाख की मेरी सीसी हो गई, धंधा शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया, फैक्ट्री शुरू हो गया, देन क्या छोड़ देना। तो इसको कंटिन्यूअस फॉलोअप चाहिए, रिव्यू चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए। सर आपने बोला था स्टॉक के लिए डेटर्स के लिए पैसा लगने वाला है, तो सच में स्टॉक है क्या आपके पास? 50 लाख रुपए तो जैसे 1.5 करोड़ तो मेरे को आइडिया है बिल्डिंग बनाने के लिए, और जो स्टॉक है डेटर्स है इसका जो ऑपरेशन है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है फॉलोअप जो है, आपने बोला था 2 करोड़ का टर्नओवर होगा आपका साल का, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 करोड़ जब मैं बोलूं साल का होने वाला है तो हर महीने कितना होना चाहिए एवरेज? 15-20 लाख के आसपास, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं तो अगर आप पूरे साल भर के बाद देखेंगे तो उसका कोई पर्पस रहेगा नहीं। तो बैंक क्या करती है, मंथली बेस पे स्टॉक स्टेटमेंट मंगाती है, तो स्टॉक स्टेटमेंट बुक डॉक्यूमेंट आ रहे नहीं आ रहे, उसमें क्या डाटा दे रहे वो सब चेक करेगा, ठीक है। रिव्यू करिए जो टर्नओवर है, जैसे पूरे साल में अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा बैंक में, इसका मतलब ही क्या है, मेरा सेल्स हो रहा नहीं है। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी है पोस्ट फॉलोअप। नेक्स्ट, नाउ वी आर कमिंग टू द वन स्टेप अहेड, जैसे एडवांस वेरिफिकेशन हो गया,
वन स्टेप अहेड नाउ, इनकम रिकग्निशन। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा बाउंसर जाएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ी बहुत भी कंसेप्ट समझ में आई तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। हायर अप नाउ, बैक इनकम रिकग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे अपने एडवांसेस दिया है, तो बैंक के लिए जो नॉर्म है कि भी ये एडवांसेस जो भी है उसको दो कैटेगरी में बैंक डिवाइड करती है, एक परफॉर्मिंग और एक नॉन परफॉर्मिंग। अभी इसका लिटरल मीनिंग है परफॉर्मिंग मतलब जो चल रहा है, और नॉन परफॉर्मिंग मतलब जो अच्छे से नहीं चल रहा। तो बैंक का, क्योंकि बैंक जो है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे बहुत कॉशन लेना चाहिए कि जो बैंक ने पैसे दिए हैं वो प्रॉपरली रिकवर हो, क्योंकि डिपॉजिट सपोज ये सेट कर रही है और लोन ये सेट कर रही है, उन्होंने अगर पैसे नहीं दिए तो डिपॉजिट को कुछ पैसे मिलेंगे क्या? तो यहाँ पे बैंक के बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है, दैट इज कि जो लोन दिए आपने उनका प्रॉपर रिव्यू होके उनका जो ईएमआई है, जो हफ्ते, जो टारगेट्स है, वो प्रॉपरली रिकवर हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड एज इनकम रिकग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। अगर आपकी एसेट बैड हो गई, मतलब आपने जो लोन दिया है और सामने वाला उस आदमी उसके पैसे नहीं भर रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग। और नॉन परफॉर्मिंग होने के बाद पहला जो होता है कि बैंक उसके का इनकम लेना बंद कर देता है उसमें। ठीक है, धीरे धीरे मैं आगे जाऊंगा। नेक्स्ट, बिफोर गोइंग एनपीए वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवरड्यू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनपीए एंड ओवरड्यू। तो ओवरड्यू का मतलब समझिए आप सबसे पहले। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे, जैसे मेरे को लोन मिल गया, व्हीकल लोन की बात करते हैं अपन, मैंने 10 लाख रुपए का व्हीकल लोन लिया, उसका हर महीने मुझे 10,000 रुपये हफ्ता भरना, हफ्ता ड्यू हो रहा है 1 तारीख। फॉर एग्जांपल अभी मैंने व्हीकल अभी लिए मार्च महीने में, 1 अप्रैल को मेरा हफ्ता ड्यू होना है। 1 अप्रैल को कितने रुपए भरने हैं मुझे अकाउंट में? एक सिंपल एग्जांपल अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे आज पे। 10 लाख का लोन है, ईएमआई मेरा 1 तारीख को डेबिट होने वाला है। कितने रुपए डेबिट होने वाला है? 10,000। 1 तारीख को अगर मैंने बैंक में जाके 10,000 रुपए भर दिए तो मैं पार्टी कैसी हूं? अच्छी, परफॉर्मिंग, बराबर। नहीं भरे तो 1 तारीख को अगर मैं 10,000 रुपए नहीं भरे तो मेरा अकाउंट क्या जाएगा? ओवरड्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ ओवरड्यू वर्सेस एनपीए। बहुत बेसिक एग्जांपल से लेके आऊंगा मैं आपको। ओवरड्यू मतलब जिस दिन भी उसको जितनी रकम भी भरनी थी, अगर उसने भर दी है तो वो ओवरड्यू नहीं होगा। नहीं भरी है, सपोज 10,000 भरने थे मुझे और मैंने 5,000 रुपए भरे, तो मैं कितने रुपए से ओवरड्यू हो गया? 5,000। ठीक है, 1 अप्रैल की बात खत्म हो गई। 1 अप्रैल को मैंने 1 रुपया भी भरा तो बैंक ने बोल दिया ओवरड्यू हो गया सर आप 10,000। 1 मई, ठीक है, 1 मई को 10,000 रुपए भरने थे मुझे, दैट इज सेकंड इंस्टॉलमेंट, वो भी नहीं भरे मैंने। थर्ड इंस्टॉलमेंट 1 जून, 1 जून को 10,000 रुपए नहीं भरे मैंने, तो 3 हफ्तों के बाद, 90 दिन के बाद वो अकाउंट चला जाएगा एनपीए। So try to understand the difference between overdue and NPA. Overdue कब होता है? Date 1 पे होता है। NPA कब होता है? Now second concept. Overdue कितने रुपए से होगा? 10,000 का महीना। कितने महीने के overdue थे अपने? 3 महीने। तो 30,000 रुपए हो गई overdue के अमाउंट। NPA के अमाउंट कितने होंगे? 10 लाख, जितना भी बैंक होगा। डिफरेंस समझिए, ओवरड्यू ये कंसेप्ट है कितनी रकम से ओवरड्यू हुआ, और एक बार आपने उसको एनपीए का टैग लगा दिया तो एनपीए अमाउंट से नहीं होता, एनपीए परजिस्टर। एनपीए मतलब परजिस्टर नॉन परफॉर्मिंग, मतलब उससे मुझे कोई इनकम नहीं आ रही। सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ओवरड्यू एंड एनपीए। ओवरड्यू सिर्फ ट्रैक करने के लिए आपको है, ओवरड्यू आपको सिर्फ ट्रैक करने के लिए है कि वो आदमी अच्छा है कि नहीं, क्योंकि 3 हफ्ते भर रहे हैं तब तक पैसे को रोज कॉल करो, सर आपके 2 हफ्ते ड्यू है, 2 हफ्ते ड्यू है, 2 हफ्ते ड्यू है, पैसे भर दो। पैसे भर दिए तो ओके, नहीं भरे तो अकाउंट जाएगा पूरा एनपीए। नेक्स्ट वन, ये वन स्टेप अहेड। और अभी जो कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज है एनपीए में। हायर ऑफ नॉर्म में अलग अलग कैटेगरीज है। हायर ऑफ नॉर्म में पहली कैटेगरी है टर्म लोन, दूसरी कैटेगरी है सीसीओडी। तो टर्म लोन के लिए अलग नॉर्म है और सीसीओडी के लिए अलग नॉर्म है। तो टर्म लोन और सीसीओडी में थोड़ा बाइफरकेशन समझाने की कोशिश करूंगा मैं पहले आपको। टर्म लोन मतलब एक ही बार दिया जाता है, जैसे व्हीकल लोन है आपका, वो कितनी बार दिया जाएगा? एक ही बार दिया जाएगा, और उसके हफ्ते आपको हर महीने भरने। बट सीसीओडी क्या होता है? रनिंग लिमिट रहती है,
अगर 10 लाख रुपए की अगर मुझे सीसीओडी सैंक्शन हो चुकी है तो वो कंटिन्यूअस बैलेंस रहेगा, जितना मैं यूज करूंगा उतना मुझे बैलेंस रहेगा, मेरे पास अगर पैसा आ गया तो वापस भर दूंगा। 10 लाख की एक अपर लिमिट होगी, उसके अंदर मैं कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, चाहे 1 रुपया भी उठाऊंगा नहीं और चाहे पूरे 10 लाख उठाऊंगा, अगर उस पर ब्याज लगा तो ब्याज भर दूंगा। बट बैलेंस कितना होना चाहिए मेरा, मैक्सिमम 10 लाख। और व्हीकल लोन एक बार 10 लाख दे दिया तो हर महीने वो इंस्टॉलमेंट से कम होते जाए। नाउ कमिंग टू द एनपीए नॉर्म्स, टर्म लोन के लिए एनपीए नॉर्म है इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर एक हफ्ता 1 अप्रैल को अगर ड्यू हो रहा है बराबर, तो उस दिन हो गया वो ओवरड्यू। 1 अप्रैल से अगर मेरे 90 दिन तक इंस्टॉलमेंट नहीं आए तो वो अकाउंट चला जाएगा एनपीए। मोटा मोटी 3 इंस्टॉलमेंट, बट एग्जैक्ट नॉर्म कितने दिन का है, 90 दिन का। तो 90 दिन तक मेरा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट अगर ओवरड्यू है तो वो अकाउंट चला जाएगा एनपीए में। इवन दो जैसे भी कुछ जो स्टाफ एक्चुअल ऑडिट करने वाले उनके लिए बताऊंगा, ये इस तरह से चेक नहीं होता है। मतलब ये हो गए अपने नॉर्म्स कि कोई भी इंस्टॉलमेंट 90 दिन तक ओवरड्यू रहा, मोर देन 90 डेज वर्ड है, तो उस दिन वो हो जाएगा एनपीए। चेक करने की मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ किस तरह से चेक होगा है। आपको क्या करना है, ईएमआई चार्ट आता है, ईएमआई का ऐप आता है, तो ईएमआई का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप अपने मोबाइल में। अगर इंस्टॉलमेंट टाइम पे भरता था मैं 3 हफ्ते, तो मेरा थियोरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए था, वो ईएमआई ऐप में निकलता है। ठीक है, कंप्यूटर के सिस्टम में भी निकलेगा वो, बट आपको अगर आपके मोबाइल पे चेक करना है तो ईएमआई का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर मैं टाइम पे अगर सब हफ्ते भरता था तो आज मेरा बैलेंस कितने रुपए होना चाहिए था। ईएमआई का फुल फॉर्म बता दूं, ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि क्या मैं बहुत से बार ऐसा होगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सपोज 10,000 रुपए अगर मैं ईएमआई बोलूं तो 10,000 रुपए अगर मैं सपोज 5 साल भरता हूं तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर जो भी इंटरेस्ट रेट है मेरा बैलेंस कितना होना चाहिए, 0। तो ईएमआई इनटू 2 एलिमेंट, वन इज इंटरेस्ट, वन इज प्रिंसिपल। तो अगर आज आपका सपोज 40 महीने अगर हो गया लोन, तो 40 महीने अगर आपने ईएमआई टाइम पे भरे हुए तो आपका थियोरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए था और एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। लॉजिकली एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस थियोरेटिकल के बराबर होना चाहिए या फिर थियोरेटिकल से कम होना चाहिए। लॉजिकली मैंने अगर पैसे ज्यादा भर दिए तो, जैसे मेरा हफ्ता 10,000 रुपए था, मैंने हर महीने जाके 15,000 रुपए भर दिए, तो मेरा बैलेंस क्या होगा, कम होगा। बट थियोरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर आपका बैलेंस ज्यादा है, मतलब क्या हुआ इसका, आपने पैसे बराबर टाइम पे भरे तो वो अकाउंट हो गया ओवर। सपोज 10 लाख का लोन था अपना, 10,000 का ईएमआई था, पर्टिकुलर थियोरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसका बैलेंस होना चाहिए था 7,50,000 और एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 7,55,000। क्या मतलब है इसका कि आपने जो हफ्ते आगे पीछे कुछ बिना इंटरेस्ट लगे हुए कुछ हफ्ते टाइम पे नहीं भरे होंगे तो आपका अकाउंट कितने रुपए से ओवरड्यू हो गया, 5,000। और अपना ईएमआई कितना था, 10,000, तो आपका ओवरड्यू ईएमआई कितना हो गया, आधा महीना, 0.5। तो अगर 3 महीने के ऊपर अगर डिफरेंस चला गया ओवरड्यू का तो वो अकाउंट हो जाएगा एनपी। नाउ टेकिंग फर्दर एग्जांपल, 10 लाख का लोन है, 750 का होना चाहिए मेरा थियोरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस। थियोरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब होता है अगर मैं हफ्ते टाइम पे भरता था तो एज ऑन डेट मेरा एक्चुअल बैलेंस कितना होना चाहिए। अभी ये बैलेंस 7,90,000 है, 7,90,000 है, तो ओवरड्यू कितने पे हो गया, 750 होना चाहिए था, 790 मतलब 40,000। और हफ्ता कितने रुपए का है, 10,000। टोटल हफ्ते कितने ओवरड्यू है, 4। तो अकाउंट क्या चला गया। तो इवन दो सिस्टम इज सिंपल कि 90 दिन आगे देखना है, बट जब चेक करेंगे आपको आगे देख के कोई मतलब नहीं है। लोन सैंक्शन होगा 10 साल पहले, कहां से चेक करेंगे आप, तो आपको चेक करना है रिवर्स पैनल में आज कितना होता था टाइम पे भरता था। ठीक है, नेक्स्ट वन सीसी, नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट सीसी। सीसी में कोई भी हफ्ता नहीं रहता, सीसी में कोई भी हफ्ता नहीं रहता, सीसी ओडी अकाउंट में कोई भी हफ्ता नहीं रहता है। तो ये केस में कैसे चेक करेंगे आप, तो पहली कंडीशन आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और डीपी लिमिट फॉर 90 डेज। सैंक्शन लिमिट कितनी थी, 10 लाख। डीपी लिमिट बताओ, डीपी मतलब ड्राइंग पावर लिमिट। ड्राइंग पावर लिमिट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ
स्टॉक स्टेटमेंट, बराबर है। तो जनरली सैंक्शन लिमिट और डीपी लिमिट विच एवर इज लेस ये कंसीडर होती है सीसी में। डीपी लिमिट अगर मेरी 12 लाख है और सैंक्शन 10 लाख है तो लेवल कौन सी लूंगा मैं 10 लाख, और 10 लाख सैंक्शन लिमिट है और डीपी लिमिट अगर 8 लाख है तो 8 लाख। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर आपका बैलेंस कंटिन्यूअसली 90 दिन तक अगर पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर चलता है, फॉर एग्जांपल अपनी लिमिट है 10 लाख रुपए और मेरा बैलेंस कंटिन्यूअसली 10 लाख 20 तक चल रहा है, 10 लाख 20 हजार, 10 लाख 11 हजार, 10 लाख 22 हजार, 10 लाख 25 हजार, पर कितने रुपए के ऊपर चल रहा है 10 लाख के ऊपर चल रहा है, कितने दिन तक 90 दिन तक। तो एट द एंड ऑफ द 90 डे द अकाउंट विल बिकम एनपी। पहली कंडीशन बहुत सिंपल है, क्या, जितनी भी आपकी डीपी लिमिट है और एक दिन भी बैलेंस अगर 10 लाख के नीचे आ गया तो अकाउंट एनपी होगा क्या। तो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी का बैलेंस मेरा 10 लाख रुपए, 10 लाख 20 हजार, मार्च एंड तक मेरा बैलेंस कंटिन्यूअसली 10 लाख 25 हजार, 10 लाख 15 हजार, 10 लाख 18 हजार, 10 के ऊपर चल रहा है, तो 31 मार्च का अकाउंट क्या हो जाएगा एनपी। बट अगर सपोज 20 मार्च को एक दिन के लिए बैलेंस 9 लाख 80 हजार हो गया और दूसरे दिन वापस बैलेंस बढ़ गया, एक दिन भी बैलेंस अगर 10 लाख के नीचे तो अकाउंट एनपी में जाएगा। वापस 90 दिन का अकाउंट करना है उस दिन से जिस दिन 980 हो गया उसके बाद से आ रहा है सबको। अगली दो कंडीशंस, वन स्टेप अहेड, ठीक है, थोड़ा बाउंस हो सकता है बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। सेकंड कंडीशन, नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज, नो क्रेडिट फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज, 90 दिन तक अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो अकाउंट चला जाएगा इनके। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 10 लाख की लिमिट है, 1 जनवरी को कितनी लिमिट है 10 लाख। अभी 31 मार्च की बातें कर रहा हूं मैं, 10 लाख की लिमिट है, आपका 1 जनवरी का बैलेंस है 8 लाख और कंटिन्यूअसली 8 लाख का सिर्फ बैच लग रहा है और 8 लाख 24 हजार हो गया। 8 लाख जनवरी का बैच, 8 लाख फरवरी का, 8,000 फरवरी का बैच, 8,000 मार्च का बैच, तो मार्च एंड बैलेंस कितना हो गया 8 लाख 24 हजार और सैंक्शन लिमिट कितना था अपना 10 लाख रुपए। अकाउंट इनकम जाएगा क्या ऊपर की कंडीशन क्या होती, पहली कंडीशन क्या है 10 लाख के ऊपर अगर आता सब इनकम जाएगा तो जाएगा क्या नहीं, पहले कंडीशन में जाएगा नहीं। नाउ कमिंग टू द सेकंड कंडीशन, नो क्रेडिट फॉर 90 डेज। अभी अब सेकंड एग्जांपल में देखा 8 लाख था, 8 लाख पे 8,000 बैच, 8,000 बैच, 8,000 बैच की एंट्री कौन डालता है, बैंक डालते हैं, अपन ने कुछ पैसे जमा करे हैं, तो ये सेकंड कंडीशन की वजह से अकाउंट इनकम जाएगा, ठीक है, एम आई क्लियर। नाउ वन स्टेप अहेड फॉर द थर्ड कंडीशन, क्रेडिट्स आर देयर, मतलब 90 दिन में क्रेडिट है बट आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। फॉर एग्जांपल पहले कोई केस कंटिन्यू करते हैं, 10 लाख सैंक्शन लिमिट, 8 लाख 31 दिसंबर का बैलेंस, बैच लग के कितना हो गया 8 लाख 24 हजार और इसमें सपोज 25 मार्च को 15,000 रुपए जमा कर दिए तो बैलेंस कितना हो गया 8 लाख 24 हजार माइनस 15,000, 8 लाख 9 हजार। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, दूसरी कंडीशन क्रेडिट है, नो क्रेडिट होता 15,000 क्रेडिट है तो सेकंड कंडीशन नहीं हो रही। थर्ड कंडीशन देखिए, बैच का क्रेडिट हुआ 24, रिकवरी कितनी हुई 15 पूरी रिकवरी हुई क्या, नहीं तो भी अकाउंट चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, देन एनपीए जो है क्लासिफिकेशन अगर जो है स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट एंड देन लॉस असेट, ये कैटेगरी में लोन जाता है और ऑल एनपीए नॉर्म्स आर ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी मतलब अगर ईएमआई टाइम पे आ चुके हैं तो उसके बेस पे एनपीए होता है, बट ये दो कंडीशन में एनपीए रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी बेस पे नहीं होता है। पहला कि जब भी प्रॉपर्टी का असेसमेंट हुआ था, लास्ट असेसमेंट जब हुआ था तब जो वैल्यूएशन था और अभी जो नया असेसमेंट हुआ, अगर इसमें 50% का अगर वेरिएशन है, इवन दो ही हैज पेड एवरीथिंग, अपन अपना एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे, 10 लाख का व्हीकल लोन है, बराबर है, 10,000 का ईएमआई, मैं सब हफ्ते टाइम पे भर रहा हूं, अकाउंट इज रेगुलर वन, बट जो मेरी गाड़ी का वैल्यूएशन था कुछ पार्ट खराब हो गया तो उसका वैल्यूएशन 10 लाख की जो गाड़ी थी मेरी, अभी उसका वैल्यूएशन डायरेक्टली 4 लाख हो गया, 50% से नीचे। Even though I am paying all installment on time, the account will be directly categorized in doubtful.
RRR में आपको इसमें रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी चेक करने की जरूरत नहीं। अगली कंडीशन, अगर जो सिक्योरिटी वही गायब हो गई या 10% के नीचे सिक्योरिटी का वैल्यू हो गया, फॉर एग्जांपल मेरा 10 लाख का लोन है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10 लाख है, और अभी अचानक गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी गायब हो गई, तो सिक्योरिटी बची क्या? तो उस केस में 10% से अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस नीचे एंट्री है तो डायरेक्टली जाएंगी लॉस, बराबर है ना? तो यहाँ पे ये दो कंडीशन में रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी नहीं चेक करेंगे। नेक्स्ट मतलब देन ये कुछ पॉइंट्स याद रखना आपको कि टर्म डिपॉजिट के लोन है, एनएससी लोन है, केवीपी लोन है, ये एनपीए नहीं होते हैं। इसमें इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट अगर नहीं भी भरेगा तो एनपीए नहीं होते, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कि उसका सफिशिएंट मार्जिन हो, सिक्योरिटी जो अवेलेबल है उसमें है तो एनपीए है, तो आप सिर्फ सॉर्टिंग करेंगे तो ये लोन बाद में हटा देंगे। नेक्स्ट वन, कोई अकाउंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट है, तो उस केस में अकाउंट एनपीए नहीं होगा। नेक्स्ट सर एनी एग्जांपल जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देता है? कोई भी प्रोजेक्ट को जो होता है ना, जो पर्टिकुलर नेशन वाइड जो प्रोजेक्ट है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी है, तो उस केस में अकाउंट एनपीए नहीं होगा, क्योंकि उसका पूरा जो एक्सपोर्ट है या जो पूरा जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट के फंड्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है। डिफेंस टाइप हाँ डिफरेंस है, बट सब्जेक्ट उसमें गारंटी दी होंगी तो, गारंटी नहीं दी होंगी तो नहीं। नेक्स्ट वन, ये सब थे एरोब नॉर्म के लिए, मैं बहुत बेसिक पे जा रहा हूँ, इट वाज नॉट एडवांस। किसी को अगर एडवांस देखने होंगे अलग अलग तो मेरे YouTube वीडियो में ये सब पार्ट अलग अलग करके दिए, जैसे फॉर एग्जांपल कैस्केड स्टेटमेंट, अगर कैस्केड अगर आपको सीखना होगा तो उसका पूरा अलग वीडियो, सो इट विल गो टू 40 आवर्स वीडियोस। तो अगर आपको जो पार्ट देखना है आप डिटेल में वहां पे जाके देख सकते हैं। जैसे बेसिक आइडिया दे रहा हूं। नाउ एमओसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एमओसी। एमओसी मतलब मेमोरेंडम ऑफ चेंज। एक बार क्लोजिंग हो गया 31 मार्च को, अपन ब्रांच की बात करें, एक बार क्लोजिंग हो गया ब्रांच का कि उसकी कोई भी फिगर चेंज नहीं हो सकती, कोई भी फिगर, बैलेंस शीट की, पीएनएल की, अकाउंट वाइज की, कोई भी फिगर चेंज नहीं हो सकती। अगर उसमें कोई भी फिगर में अगर आपको चेंज करना है तो आपको पास करना है एमओसी, मेमोरेंडम ऑफ चेंज। तो अलग अलग टाइप है एमओसी के, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, सिर्फ एनपीए के लिए एमओसी दिया जाता है। एमओसी का मतलब ये नहीं है, एमओसी का मतलब है कि कोई भी चेंज करना है आपको। एक एग्जांपल सिंपल देने कुछ, 5 लाख रुपए मैंने मेरे अकाउंट में जमा कर दिए 31 मार्च को, गलती से चले गए संकेत के अकाउंट, दोनों के लोन थे पर गलती से चले गए संकेत के अकाउंट, बराबर है। ये ऑडिट में अपने को मालूम पड़ा अपने को, और अपने को इफेक्ट चेंज करना है। वंस क्लोजिंग इज डन, डायरेक्टली इफेक्ट चेंज हो तो आपको अगर ये इफेक्ट 31 मार्च को चेंज करना है तो आपको किसके थ्रू करना है? बाद में चेंज हुआ तो कोई बात नहीं, बट अगर उसी दिन चेंज करना है तो एमओसी। रेंट की प्रोविजन आपने 10 महीने की और आपको मालूम पड़ा 2 महीने की रेंट की प्रोविजन छूट गई और आपको प्रोविजन करनी है अभी 31 मार्च को, तो थ्रू कोई असेट क्लासिफिकेशन चेंज करना है, इनकी प्रोविजन बढ़ानी है, तो हर चीज में एमओसी। जैसे रेवेन्यू एक्ट को बताया हमने 2 करोड़ रुपए का लीकेज था, वो लीकेज आपको प्रोवाइड करना है तो एमओसी। नेक्स्ट, तो एमओसी में इतने अलग अलग टाइप के एमओसी हैं कि फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू इनकम। इनकम साइड में आपको ऐड करना है कि लेस करना है, कोई भी साइड में एमओसी देना है, मतलब ऐड भी करना है तो एमओसी देना है, कम भी करना है तो एमओसी देना है। सेकंड वन एक्सपेंडिचर, असेट, लायबिलिटी, ग्रॉस एनपीए, प्रोविजन, असेट क्लासिफिकेशन, रिस्क वेटेड एसेट्स, अदर आइटम्स। तो इनने क्लासिफिकेशन कर दिया है, तो कंफ्यूजन कहीं रखना नहीं आपको, कोई भी आइटम में चेंज करना है आपको तो। नेक्स्ट वन, देन फिजिकल वेरिफिकेशन, कि जैसे मैं बैंक पॉइंट का कवरेज कर रहा हूँ तो क्या क्या चीजें फिजिकल वेरीफाई कर सकते हैं आप। तो पहला कैश, कैश एट एटीएम, थर्ड वन टोकन, फोर्थ वन गोल्ड बैग, फिक्स्ड असेट, वैकेंट लॉकर कीज, स्टेशनरी आइटम्स और इन्वेस्टमेंट। वैकेंट लॉकर कीज, लॉकर होते सबके, जो लॉकर कस्टमर को इश्यू हो चुके हैं, दैट आर कॉल्ड एज इश्यूड लॉकर्स। उसकी एक चाबी किसके पास होती है? बैंक के पास, मतलब जो मास्टर की होती है, और एक की होती है कस्टमर के पास। और जो लॉकर वैकेंट है तो उसकी वैकेंट लॉकर की। तो इसका लॉजिक क्या होगा वैकेंट लॉकर की चेक करने का? मिनिमम जितने इशूड है उसका रेंट आ रहा है, जिसका आ रहा है उसका रेंट आ रहा है, और
अनऑथराइज्ड ये तो नहीं डे लॉकर यूज करने। परफेक्ट आंसर। अनऑथराइज्ड यूज क्या होता है कि जैसे लॉकर है, जो इश्यूड है लॉकर है वो सबको मालूम होगा, मेरा बैंक में सब नाम होगा, रेट होगा। और अनऑथराइज्ड लॉकर है जैसे मेरा और मैनेजर का है, मतलब हम दोनों यूज करते हैं। और जो ऑन पेपर क्या बताया हुआ है क्या करें, बट एक चाबी उसके पास और एक चाबी किसके पास है, मेरे पास। दोनों जॉइंटली ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड कि मेरा दोस्त अच्छा है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो अपना काम क्या है ऑडिटर, जितने वैकेंट लॉकर कीजिए वो सब हमको खोल के बताओ, या फिर हम जो सैंपल बोलेंगे उतने लॉकर हमको खोल के बताओ, ठीक है। नेक्स्ट वन। देन देयर आर टू मोर कंपोनेंट्स, ये पूरे ऑडिट की बात कर रहा हूं मैं, जिलानी कमेटी एंड घोष कमेटी। तो जिलानी कमेटी और घोष कमेटी के रिकमेंडेशन आपको देने हैं। दीज आर सर्टिफिकेट्स। सो अगर आप कोई भी यस नो नॉट एप्लीकेबल या फिर इम्प्लीमेंटेड या नॉन इम्प्लीमेंटेड अगर आप लिख रहे हो तो बी 100% श्योर वेदर दीज आर इम्प्लीमेंटेड और नॉट। तो जिलानी कमेटी में क्वेश्चन से 25 क्वेश्चंस और आंसर क्या देंगे आपके ऑप्शन, यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन है, इम्प्लीमेंटेड और व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंटेड। फॉलो किया है। ऑल ओके 100%। परसेंटेज वाइज में आप डाल नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोलते हैं, सी कमेंट्स। आपको दो ही ऑप्शन है, इम्प्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड। अगर आप कोई भी चीज को इम्प्लीमेंटेड बोल रहे हो तो आपको ये एश्योरेंस करना है कि 100% इम्प्लीमेंटेड। देन 5 क्वेश्चंस आर एप्लीकेबल फॉर ऑडिट एक्टिविटी जीडीपी। नेक्स्ट वन, घोष कमेटी। घोष कमेटी में आंसर देने आपको यस और नो। यस मींस 100% कंप्लाइंट, नो मींस नेगेटिव कंप्लाइंट, ठीक है। एंड दिस बोथ आर सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक सजेशन है कि दोनों सर्टिफिकेट साइन कर रहे हो आप और आपको अगर डाटा नहीं मिल रहा है तो एक रिप्रेजेंटेशन लेटर उसके पीछे ज्वाइन करिए। नेक्स्ट, दिस इज द मेन स्लाइड नाउ, क्वेश्चन आंसर। नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस, क्योंकि क्राउड मिक्स है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसको क्या हो सकता है, कुछ नए एकदम, कुछ मीडियम, कुछ फाइनल लेवल। यस, एनी क्वेश्चंस? बैंक ऑडिट्स पे कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, सब ओके हो गए कि सब भूल गए? यस, एनी डाउट्स? क्योंकि कैसा मैं कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा मुझे तो उससे मैं आंसर देता हूं, क्योंकि मैं काफी बेसिक लेवल से क्योंकि मुझे मेरा इंटेंशन है कि कुछ ना कुछ आप टेक अवे लेके जाओ, एटलीस्ट 5 से 10 चीजें, कोई भी लेवल पे हो। अगर न्यू एंट्रेंट में होगा तो एटलीस्ट को एलएफआर का फुल फॉर्म मालूम पड़ेगा होगा कि व्हाट इज एलएफआर, और नया भी होगा उसने बैंक कभी देखी नहीं होगी तो इतना तो मालूम पड़ेगा। ऑडिट में इतने पार्ट होते हैं सर, कुछ तो भी सर ने कुछ तो बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस नहीं? यस मैम। So actually question basically checking part पे नहीं है, but if you are going for like first time for the audit, how to communicate with the branch or manager, मतलब like आप ऐसे sound नहीं करो, मतलब proper क्या question पूछने चाहिए, क्या information। तो इसके लिए मैडम आपको एक चीज करना है कि हमेशा याद रखो कि जब भी आप ब्रांच में जा रहे हो उसके पहले एक रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाओ। जैसे मैंने पूरा सिखाया, ये तो समझो बेसिक लेवल पे था, इसके अपन एक लेवल और भी ऊपर जा सकते हैं। तो पूरी रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाओ कि मुझे डिपॉजिट सेक्शन में क्या क्या चेक करना है, कौन कौन से रिपोर्ट चाहिए, कौन से रजिस्टर वेरीफाई करना है, वो लिस्ट बिफोर हैंड उसको मेल करें। इवन जो रिप्रेजेंटेशन लेटर्स हैं कि मुझे जहाँ पे मैनेजर का मुझे कैश टेंशन लिमिट कितनी है, तो हम क्या करते हैं उसको कैश लिमिट, जैसे पूरा एक लेटर बनाते हैं, कैश लिमिट के पॉज बना के कितना लिख के दो, उसका लेटर अटैच करो। और ये उसको बिफोर हैंड वैसे सभी 31 मार्च डेट है, तो हम 27 अप्रैल जब भी अपॉइंटमेंट है उस दिन भेज देते हैं उसको। जब 2 दिन बाद जाते तो हम उससे सबसे पहले ये सब डॉक्यूमेंट अपने रेडी करेंगे। 80% नहीं करते, बट अपने लिए चेकलिस्ट बन जाती है कि ये चीज दो भी ना हो, क्योंकि बैंक में सबसे पहले ऐसा होता है कि अलग अलग टेबल्स होते हैं। और बेस्ट वे टू डू इन ऑडिट इन अ बैंक इज कि जिस भी स्टाफ से बात कर रहे हो ना, राइटिंग में बात करो। जैसे फॉर एग्जांपल डिपॉजिट सेक्शन में आप एक पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहे हो, मुझे ये 10 चीजें चाहिए, डेट डालो, उस पे टाइम डालो, साइन करके लो, जब होगा तो मुझे पूरे डॉक्यूमेंट दो। तो आप 4 दिन की डॉक्यूमेंट मांग रहे हो उससे तो डॉक्यूमेंट देना नहीं। तो डे इन पे आपको मैनेजर को रिपोर्ट करना कि 10 चीज मैंने पर्टिकुलर उनसे मांगी थी बट ये रिपोर्ट मुझे नहीं मिली, काइंडली प्रोवाइड। सेकंड डे मॉर्निंग, सर ये रिपोर्ट कब दे रहे हो, सेकंड। और थर्ड डे पे सर रीजनल ऑफिस को बता रहे कि रिपोर्ट मुझे मिल रही नहीं, मेरा ऑडिट टाइम पे नहीं है। तो बिफोर गोइंग टू द ब्रांच आपको यही करना है कि थोरोली प्रिपरेशन करना है कि व्हाट आई वांट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि बैंक में 2 एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट मांगना और उसके बाद ऑडिट करना। डॉक्यूमेंट मिले ही नहीं तो आप ऑडिट कर ही नहीं पाएंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इसमें कोई डाउट्स नहीं? यस, नेक्स्ट वन। बाकी सब लोग प्यारे प्यारे बैंक में
सर आपने बोला था व्हीकल का लोन लेते तो उसकी वैल्यू डिटरमाइंड होती है, जो कम होती है 10% या 50%, तो वो आप एज एन ऑडिटर या फिर बैंक लेवल पे कैसे चेक करेंगे, वो क्लाइंट के पास रहेगी? नहीं, कैसा होता है कि अभी जो सिक्योरिटी वैल्यूमेंट जो है ना, कि बैंक शुड असेस सच नॉर्म्स दैट कि जैसे कोई डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसका वैल्यूएशन बैंक के मैकेनिज्म में ऑटोमेटिक कम होना चाहिए। आपका क्वेश्चन बहुत राइट है, और आज के डेट पे बैंक में कोई मैकेनिज्म नहीं है, नहीं है सर। बैंक में कोई मैकेनिज्म नहीं है। बट अगर आप अकाउंट एनपीए में जाता है तो यू में कंसीडर डेप्रिसिएबल वैल्यू। जैसे अगर आप प्रॉब्लम तो आएगा सिक्योरिटी का, जब अकाउंट को एनपीए में डाल रहे हो तो एनपीए में आप 15% डेप्रिसिएशन लगाओगे, और लगे तो आपको अगर और भी चेक करना होगा उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी में होगा, इंश्योरेंस वैल्यू पे आईडी वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू आप सिक्योरिटी वैल्यू पकड़ सकते हो एनपीए कर रहे हो तो। नेक्स्ट, तो से ऐसे थैंक यू। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। What a wonderful session it was. Indeed, such session gave us all in-depth and practical approach towards bank branch audit. A big thank you for your efforts, sir. I, on behalf of all aspirants and dignified professionals and entire team of Bajaj Charity Foundation, here together extend a sincere vote of thanks to you, sir, for gracing us and sharing your valuable knowledge with us. Also, thank you everyone for attending the seminar and being so interactive. Thank you, sir. Yes, please do join our YouTube channel for more videos. Also, join us for our future events. Thank you, everyone.